चलिए खुला से स्टार्ट करना था ना, खुला तक हो गया था, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है आप लोगों को। अगर कोई भी इशू है जितना हुआ है तो आप ना क्लास में ही पूछ सकते हैं उस चीज़ को। फिलहाल खुला से स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितने भी डाइवोर्सेस पढ़े हैं उसके पास, उसमें मेजरली राइट जो था वो मेल के पास था। खुला भी कोई डिस्टिंग्विश फॉर्म नहीं है इसका। खुला के अंदर भी क्या होता है ना कि इनिशिएट वाइफ कर सकती है। एक होता है कि अब एक लॉ बेसिकली ये है, अब फिर बात आ जाती है कि हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट क्यों है अगर हमारे पास खुला है तो ऐसा होता है कि खुला बेसिकली एक राइट है जो मुस्लिम लॉ ने या शरीयत लॉ ने, शरीयत इज मुस्लिम पर्सनल लॉ बिफोर एनी कोडिफाइड लॉ वाज एग्जिस्टेड, ठीक है। तो जब तक कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था तब तक के लिए जो एक मेजर कोडिफाइड लॉ माना जाता था इस्लामिक, वो शरीयत लॉ था। अब यहाँ पे क्या हुआ, शरीयत के हिसाब से तो मुस्लिम वुमेन के पास राइट टू खुला है। अब खुला क्या होता है, खुला में जब मैरिटल टाइम ऐसा होता है कि अनबियरेबल हो जाता है, लगता है कि कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, अब नहीं रहा जा सकता है, मेजरली गलती मेल यानी हस्बैंड की साइड से होती है, तो शरीयत जो है वो उस वाइफ को ये राइट देती है कि वो इनिशिएट कर सके। अब इनिशिएट में क्या होता है ना, इसमें एक ऑफर होता है, ये ऑफर करती है वाइफ हस्बैंड को कि मतलब मैं नहीं रहना चाहती या मैरिटल टाई ये नहीं चल रहा है, और वो जाकर ऑफर देती हैं उनको कि अगर आप मान जाएंगे तो प्लीज़ ये शादी यहीं ख़त्म कर देते हैं और आप मुझे खुला दे दें, यानी डाइवोर्स दे दें। लेकिन सबसे बड़ा लूप होल जो है खुला का वो ये है कि कंसेंट तो हस्बैंड की है, मान हाँ म्यूचुअल कंसेंट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, मान लो उससे नहीं रहा जा रहा है क्योंकि हस्बैंड क्रूअल है, ये हस्बैंड की साइड से कोई गलती है। अब जब उसकी साइड से कोई गलती है तो वो इतना क्यों मानेगा कि अगर वो वहाँ पर उसके पास ऑफर लेकर जाती है कि मैरिटल टाई ख़त्म कर देता है, तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हस्बैंड मान जाता है, कंसेंट दे देता है कि शादी ख़त्म कर देता है। मेजरली ऐसा नहीं होता है, और ऐसा ना होने की एक बहुत लेजिट सी वजह है ना कि अगर वो खुला मांग रही है मतलब वो खुश नहीं है और हस्बैंड की साइड से इशू है, लेकिन ये ऑफर होता है वाइफ की साइड से टू हस्बैंड के मतलब मैं ये शादी ख़त्म करना चाहती हूँ और ये मैरिटल टाई ख़त्म हो जाना चाहिए अब। लेकिन इसका फिर भी पूरा जो एक तरीके से कहते हैं कमांड जो होती है ना वो हस्बैंड के हाथ में होती है। अब कमांड उनके हाथ में कैसे है, वाइफ के साइड से ऑफर गया, अब वो ऑफर नहीं एक्सेप्ट करें तो, अगर उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो शादी ऐसे की ऐसी एज इट इज सही रहती है, वैलिड रहती है। अगर उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो खुला हो जाता है। लेकिन बेसिकली खुला जो होता है ना वो इर्रिवोकेबल डाइवोर्स होता है, जिसे मान लो वाइफ ने ऑफर किया और हस्बैंड ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर यहाँ पे ना इसको रिवोक करने के चांसेस नहीं होते हैं। मतलब इफ़ यू वांट के, जैसे हमने पहले पढ़ा था तलाकुल सुन्नत में, इद्दत के पीरियड में या सेकंड थर्ड उसमें रिवोक कर सकते थे, बट खुला इज समथिंग कि अगर वाइफ ने डिमांड किया है और हस्बैंड ने डिमांड एक्सेप्ट कर लिया है तो ये इद्दत के पीरियड में भी इसको ख़त्म नहीं किया जाता। एक बार हस्बैंड ने एक्सेप्ट करा मतलब डिवोर्स फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ एमसीक्यू के हिसाब से क्या है, खुला अरेबिक टर्म है जिसका मतलब होता है टेक ऑफ और अनबाइंड, और ये कई बार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पेपर इजी आता है ना तो जस्ट सिंपल मीनिंग पूछा जाता है। अब डाइवोर्स क्या है, इनिशिएट इसमें कौन करता है, वाइफ करती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्या इतना इजी है कि वाइफ की साइड से इनिशिएशन दे रखा होगा और उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, कोई तो कीमत होगी ना इस इनिशिएशन की, तो इस इनिशिएशन की कीमत होती है डार। अब महर मिलना होता है, महर वाइफ का राइट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है और इसमें कीमत होती है महर। अब महर किस तरीके से कीमत होती है कि आपको पता है कि महर दो पोर्शन में था, एक पोर्शन जो ऑन डिमांड शादी के तुरंत बाद दे देना चाहिए था जो मांगने पर देते हैं, और एक पोर्शन था जो हमने पढ़ा था कि जब मैरिज डिसॉल्व होगी इधर बाय डेथ और बाय डिवोर्स तो वो तब देना था। तो यहाँ पे वो वाले महर का जो राइट होता है ना जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे दिया जाना था, ठीक है, वो वाला राइट खत्म हो जाता है। राइट नहीं खत्म होता इन द सेंस, आप पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि उसका राइट चला गया, लेकिन उसको समहाउ कोई कंसिडरेशन रखनी पड़ती है, एज अ गिफ्ट कुछ प्रेजेंट करना पड़ता है कि मैं ये डिमांड कर रही हूँ खुला, और आप फिर यहाँ पे ना वाइफ की कंसेंट होती है कि और अब अगर आप चाहें तो आप मुझे डार पे मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा एक्सप्रेस रूल नहीं है कि उसको मिल ही नहीं सकता है,
तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट कब होगा, जब वाइफ वहां से ऑफर करेगी खुला के लिए, हस्बैंड एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद वाइफ को कुछ देना पड़ता है। ज़्यादातर महर पे गिव अप करना पड़ता है, यही होता है, क्योंकि महर जो है 2 पार्ट्स में दिया जा रहा है। एक तो वही एट द टाइम ऑफ मैरिज जो मिल रहा था वो तो मिल गया है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो जो डिसोल्यूशन पे मिलना था वो वाला राइट यहाँ पे इसको गिव अप करना पड़ता है। और गिव अप कैसे होगा? अब आप एक बात बताइए कि कोई भी चीज़ ना यहाँ पे इम्प्लाइड वर्क नहीं करे। जैसे अगर वाइफ इनिशिएट कर रही है खुला, कि मुझे खुला चाहिए, तो वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, हस्बैंड ये नहीं कर सकता कि इन्होंने इनिशिएट किया था खुला और मैंने खुला एक्सेप्ट किया तो अब इनको डाल नहीं मिलेगा या महर नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई रिटन रूल नहीं है, ये चीज़ ना वर्ड बाय वर्ड होती है। जिस टाइम पे ये जो यहाँ पे डिवोर्स को इनिशिएट करेंगी ना, वो वहीं पे मेंशन करेंगी कि मुझे खुला चाहिए, बदले में आप मेरा महर का वो पोर्शन जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे दिया जाना था वो रख लेना। तो सब कुछ ना एक्सप्रेसली होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक केस था कि जहाँ पे हस्बैंड इल ट्रीट कर रहा था वाइफ को, ये केस मैंने आगे मेंशन कर रखा है, और वहाँ पे वाइफ उनसे कहती है कि आप मुझे तलाक दे दो। पहले बात खुला की नहीं आती है, पहले बात आती है तलाक की। तो वाइफ उनसे कहती हैं कि अगर आप मुझसे इतना परेशान हैं और आप नहीं रह सकते हैं तो आप मुझे तलाक दे दो, रेदर कि ये चीज़ आपके लिए भी परेशानी बन रही है और मेरे लिए भी परेशानी बन रही है, आपके पास तो राइट है ना कि आप इस शादी को ख़त्म कर सकते हैं। तो हस्बैंड उस मोमेंट पे ना तलाक देने से मना कर देता है, ठीक है। वो कहता है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, अगर तुमसे इतना ही नहीं रहा जा रहा है तो इनिशिएट द खुला, ठीक है। अब क्या बात रही होगी, दोनों सूरतों में होनी तो शादी खत्म थी ना। अब हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया? हस्बैंड के ऐसा करने के पीछे कारण था कि हस्बैंड अगर तलाक देता तो उसको महर पे करना पड़ता, लेकिन उसने ना वहीं पे एक कैलकुलेशन बिठा ली दिमाग में कि मैं तलाक नहीं देता हूँ, मैं इससे खुला इनिशिएट कराता हूँ क्योंकि ये मुझसे परेशान है। अब ये खुला इनिशिएट करेगी, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा खुला, तो वहाँ पे महर देने से बच जाऊँगा। उसने प्लानिंग ही इस हिसाब से की। आगे क्या हुआ कि वाइफ को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब एक तो इलिटरेट थी और ऊपर से ये था कि गरीब, तो उसमें उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने छोटी मोटी कैलकुलेशन ये करी कि अगर मैं खुला इनिशिएट करती हूँ और ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो मेरी जान बच जाएगी, और जो थोड़ा बहुत मुझे महर का अमाउंट मिलेगा उससे मैं इतना कर पाऊंगी कि अपने घर चली जाऊंगी। अब वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने खुला इनिशिएट किया, हस्बैंड ने खुला एक्सेप्ट किया। तो खुला एक्सेप्ट करने के बाद जब वाइफ ने अपना महर मांगा जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे देना था, तो हस्बैंड डिनाइड। हस्बैंड ने बोला कि कैसा महर, आपने खुला इनिशिएट किया है और खुला में तो आप अपना राइट खो चुकी हैं। अब वो नॉर्मल एक काजी के पास जाते हैं सारे प्रॉब्लम को लेके, मतलब मस्जिद और मदरसों में जो मौलाना काजी होते हैं तो पहले छोटे मोटे फैसले यही किया करते थे, बहुत पुराना केस है। तो अब जब ये उस काजी के पास जाते हैं, ये उससे पूछते हैं कि ये तो महर मांग रही है जबकि इन्होंने तो खुला लिया है मुझसे। तो काजी ये कहता है, वो ऊपर ऊपर की पढ़ाई बिना इंटरप्रिटेशन की, तो काजी ये कहता है हाँ आपने खुला लिया है तो अब महर का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वो फिर यहाँ नहीं रुकती, वो जाती हैं फिर प्रीवी काउंसिल के पास। उस टाइम पे कोर्ट का रोल वही प्ले करती थी। तो प्रीवी काउंसिल पूरा किस्सा सुनती है और फिर वो उन्हें बताती है कि मैंने तो इनसे बोला था कि अगर ये मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं तो मुझे तलाक दे दें। जब स्टोरी प्रीवी काउंसिल को पता लगती है तो तब उन्हें समझ में आता है कि ये पूरा खेल ही ऐसा था कि जब शादी ख़त्म करनी थी तो उन्होंने डिवोर्स क्यों नहीं दिया, क्यों उन्होंने खुला ही इनिशिएट कराया। खुला इनिशिएट कराने का मतलब था महर से बचना। तो वहाँ पे प्रीवी काउंसिल ने बोला कि खुला ऑटोमेटिकली आपका महर लेने का राइट ख़त्म नहीं कर देता है। ये मतलब नहीं है कि अगर आपने खुला ले लिया है तो आपका महर एग्जिस्ट नहीं करता है। और ऐसे केस में तो बिल्कुल भी नहीं कि जब हस्बैंड ने डाइवोर्स जानबूझ के ना दिया हो और खुला के लिए बोला हो, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो महर और खुला पे काफ़ी सवाल होते हैं। तो यहाँ पे वाइफ गिव अप करती है अपना राइट, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो खुला क्या होता है? खुला एक फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है जो इनिशिएट होती है वाइफ के थ्रू, और वाइफ इस चीज़ को इनिशिएट करती है इन काइंड ऑफ ऑफर। वाइफ जो है ऑफर करती है यहाँ पे। तो और यहाँ पे वाइफ के साइड से जब ऑफर जाता है तो वो हस्बैंड के ऊपर होता है कि हस्बैंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अब हस्बैंड के एक्सेप्टेंस पे पूरा सब कुछ टिका हुआ होता है। अगर हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेगा तो डाइवोर्स हो जाती है, नहीं अब
यहाँ पे कुछ देना पड़ता है। तो ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा डाल। जनरली क्या होता है कि यूजुअल पार्ट ऑफ फुल ऑफ द मेहर या एक यूजुअल पार्ट, जब आप ये भी नहीं है कि आप पूरा का पूरा डाल। अब मान लो कि ये वाला जो पार्ट था ये 1 करोड़ था, अब इन्होंने खुला भी लिया है, तो ये जबरदस्ती थोड़ी है कि पूरे पे गिव अप करेंगे। ये बोलेंगे चलो ठीक है 50% मत देना, 50% दे देना, खुला दे दो। तो ये ऐसे काम करता है। ये ऐसा नहीं कि इप्सो फैक्टो आपका राइट ले जाएगा, ये मेंशन है कुरान में। आजकल क्या है, और बल्कि जिस टाइम पे जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पे जितने भी इंग्लिश कोर्ट्स थे और इंग्लिश जजेस थे, तो वो क्या प्रेफर करते थे कि वो खुद इंटरप्रेट नहीं करते थे। पर्सनल लॉ में तो वो बिल्कुल भी नहीं घुसते थे। उन्होंने क्या कर रखा था कि अगर कोई भी इशू आ रहा है वो हिंदू पर्सनल लॉ से आ रहा है, तो वहाँ पर एक कोई ऐसा इंसान जिसको ज्ञान हो उसके बारे में, है ना। मेजरली क्या होते थे उस टाइम के जो पंडित पुरोहित होते थे उनको बिठा कर रखता था। कोई भी प्रॉब्लम आई वो लॉ से डील ही नहीं करते थे। वो क्या करते थे कि ना उन्होंने उसको बोला कि हाँ भाई आपके धर्म में क्या होता है, उसने अपना पुरोहित ने पंडित ने अपना धर्म बताया और हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर कोई मुस्लिम लॉ से रिलेटेड आता था तो उसमें भी अंग्रेज नहीं घुसते थे। वो क्या करते थे, काजी बिठा लेते थे, काजी से पूछते थे हाँ भाई आपका धर्म क्या कहता है इस बारे में। अब जो काजी ने डिसाइड किया वो उसका डिसीजन बना देते थे, ठीक है। अब काजी क्या होते थे, वो इंटरप्रिटेशन करते थे अपनी सोच और समझ के हिसाब से, जितना उनके पास समझ है, जितना उनको समझ आ रहा है वो उसके हिसाब से। और अभी हमारे स्कूल्स पेंडिंग है। एक स्कूल होता है हानफी, सुन्नी में होता है बेसिकली, ये सबसे मेजर जो है, मेजरली जो मुस्लिम्स गवर्न होते हैं वो हानफी से होते हैं। तो सुन्नी का बेसिकली हम सुन्नी वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो उस टाइम पे ये क्या होता था ना कि बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था। अब आपने लॉ पढ़ा, फिलहाल हमने डिवोर्स पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा कि तलाकुल सुन्नत में भी क्या है, हसन और हसन पढ़ा, जिसमें मुद्दत देनी पड़ेगी, इद्दत में मेंटेन करना पड़ेगा। ये राइट हैं जो इस्लामिक लॉ ने दे रखे हैं। लेकिन वो जो वहाँ पे प्रीवी काउंसिल में काजी बैठा होता था ना, वो वहाँ जाता ही नहीं था। उसको क्या था कि उसने सिर्फ ये बताया था कि एक आर्बिट्ररी राइट है, हस्बैंड के पास वो डाइवोर्स देना चाहता है ना, वो किसी भी हाल में खड़े खड़े डाइवोर्स दे सकता है और वाइफ का कुछ नहीं बनता है कि वो इस चीज़ को मना कर सके। तो ये एक आर्बिट्ररी प्रैक्टिस चल रही थी। और ये प्रैक्टिस किसके हिसाब से चल रही थी, इंटरप्रिटेशन के काजी की। जो काजी ने इंटरप्रेट कर दिया लॉ वो रनिंग में था फिर। और आज तक भी ये समझ लो 90% वही चलता है। आपने बहुत रेयर देखा होगा कि खुला एक्सरसाइज हो रहा है, कोई सामने से आके खुला के राइट को एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर इद्दत में भी मेंटेनेंस ले रहा है और उसको कोर्ट नहीं जाना पड़ रहा है। तो ये सब नहीं होता है, ये लिखी हुई बातें हैं, उनके पास राइट्स हैं, लेकिन उनको इस बारे में पता ही नहीं है। पता कितना है, जितना एक टाइम पे काजी बताते चले आए अपने हिसाब से। तो अब इसमें क्या हुआ, लीगल नेचर पे आते हैं इसके। ये शाम तक फाइल अपलोड हो जाएगी, तो नोट्स हो जाएंगे आप लोगों के पास। महर के अपलोड हो गए क्या, चेक किया था, महर अपलोडेड है, ठीक है। तो अब इसमें लीगल नेचर क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है, क्योंकि फिर वही बात है, ऑफर और एक्सेप्टेंस पे आ जाती है बात, है ना। तो अब इसमें क्या है कि हानफी में पर्टिकुलरली रिकॉग्नाइज किया जाता है। जनरली सभी मुस्लिम्स खुला को मानते हैं, जिनको पता है इस बारे में, जो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये म्यूचुअल कंसेंट कैसे हो गई, क्योंकि ऑफर जो जा रहा है वो वाइफ की साइड से जा रहा है। अब वाइफ अगर ऑफर कर रही है तो वो अपनी कंसेंट से ऑफर कर रही है, और हस्बैंड एक्सेप्ट कर रहा है तो वो भी कंसेंचुअल है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको म्यूचुअल कंसेंट कहा जाता है, लेकिन इनिशिएट वाइफ ही करती है। और इस केस में एक चीज़ याद रखना कि अगर हस्बैंड ने एक्सेप्ट नहीं किया तो खुला नहीं होगा, ठीक है। ऑफर गया वाइफ की साइड से, बट हस्बैंड ने एक्सेप्ट नहीं करा तो खुला नहीं होगा। अब जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट नहीं आया था, अब मान लो एक वाइफ ने इनिशिएट करा खुला और हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया ही नहीं खुला, पॉइंट समझ रहे हो। तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे मैरिटल टाइप कितनी भी मुश्किल से कट रही है, उसको वहाँ पे उसमें रहना पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं था। इसके रास्ते बाद में निकले। अब इसमें मतलब अब सोचो अगर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज नहीं आया होता, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये कोई एक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, खुला इनिशिएट हुआ, क्रूअल्टी ग्राउंड था या जो भी, वो मतलब नहीं रह पा रही थी और हस्बैंड ने मना कर दिया खुला देने से, तो क्या इसका इस्लाम में कोई और तरीका नहीं था। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं अपना क्वेश्चन। जैसे कि मान लो ऊपर के जितने भी तलाक हम अभी तक पढ़ते आए हैं, आप लोग भी ऑनलाइन मेरा क्वेश्चन सुनो, जितने हमने अभी तक तलाक में पढ़े हैं पॉइंट्स, वो ये है कि हस्बैंड तलाक दे सकता है, ठीक है,
और थोड़ा फेयर लाने के लिए, थोड़ा जस्टिस लाने के लिए ये था कि आर्बिटरी डिवोर्सेस नहीं है, वो जो तलाक है बिदत या ट्रिपल तलाक है वो इस्लामिक लॉ नहीं है, वो जनरली प्रैक्टिस है, ठीक है, यहाँ तक भी मान लेते हैं। लेकिन वहाँ पे राइट तो हस्बैंड के ही पास है ना। जितनी भी हमने तलाक है सुन्नत भी पढ़ी है, तो सुन्नत तलाक में भी तलाक कौन दे पा रहा है? हस्बैंड दे पा रहा है, वाइफ तो नहीं दे पा रही है। अब इतना आने के बाद हमने लियन में थोड़ा सा पढ़ा कि अगर फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्टरी है, या इला में भी हमने पढ़ा कि वाइफ के पास राइट है। तो ये तो चीज़ें अलग है, मान लो वो ऐसा कोई इल्ज़ाम लगा ही नहीं रहा है तो लियन का सवाल नहीं हुआ, ऐसा कोई वो नहीं ले रहा है तो इला का भी सवाल नहीं हुआ। वो सिर्फ तंग कर रहा है, वो मेंटेन नहीं कर रहा है, वो घर आता है, वो घर के मेंटेनेंस, जो घर की जिम्मेदारी होती हैं, जो मैरिटल टाई होती है, उसको नहीं वो कर रहा है। तो वाइफ पे राइट क्या है इस्लामिक लॉ में? खुला। खुला उसने इनिशिएट करा, हस्बैंड ने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया उसने खुला को। अब क्या? और एक एग्जाम्पल हमने जो लिया है उसमें डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आया ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या इस्लामिक लॉ इस मामले में आगे साइलेंट है? क्या वाइफ के पास कोई आर्बिटरी राइट है कि वो बिना हस्बैंड की कंसेंट के डाइवोर्स ले सकती है? आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल ये बताइए कि यहाँ तक क्लियर हैं आप लोग? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है खुला में? आंसर मैं आगे ही बताऊंगी। सस्पेंस से ही पढ़ना है। नहीं नहीं, सस्पेंस से ही कंप्लीट करो। इसका आंसर अभी बताती हूँ आगे चल के, एसेंशियल ऑफ खुला के बाद, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ आपके क्वेश्चन में जो आपको सिनेरियो मिला है उसमें डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब यहाँ पे आर्बिटरी डाइवोर्स क्या हस्बैंड के ही पास है या वाइफ के भी पास है? अगर वाइफ के पास है भी तो वाइफ को पता नहीं है, ये तो बहुत स्पेसिफिक सी बात है। यहाँ तक तो क्लियर है? ऑलराइट, चलिए यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब एसेंशियल क्या है कि ऑफर जाना चाहिए वाइफ की साइड से, ठीक है, और एक्सेप्ट करना चाहिए हस्बैंड को, और एक कंसिडरेशन या कॉम्पनसेशन के टाइप में क्या दिया जाता है? जनरली महर दे दी जाती है। ये कहीं लिखा हुआ लॉ नहीं है कि महर ही देनी है उसने, अपनी इंटेंशन होनी चाहिए मैरिज को डिसॉल्व करने की। इद्दत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन शादी जो होती है वो इर्रेवोकेबल हो जाती है। ये नहीं है कि आप इद्दत के पीरियड में कर सकते हो, ठीक है? नहीं नहीं, वही 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 बस वही, हाँ वही 3 महीने इद्दत पीरियड रहेगा। और बाकी सब प्रीति, वरुण, शुभांग, किसी को यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना? अगर है देन यू कैन आस्क। हाँ, आप पूछ रहे हैं ना कि उसमें क्या होता है कि एक बार तलाक दिया, फिर 1 महीने की इद्दत, फिर एक बार, तो उसमें क्या होता है वही इद्दत का पीरियड होता है बस। हाँ, फिर वो फ्रेशली स्टार्ट होता है अगर आपको करना है तो, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है। इसकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है? कोर्ट क्या कहता है खुला को लेकर कि जो खुला है ना वो कोई एक ही बिना हस्बैंड की कंसेंट के पिक्चर में नहीं आ सकता। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ वाइफ चाहती है और खुला हो जाए, वाइफ ने ऑफर दिया और खुला हो जाए, ऐसा नहीं होता है जनरली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक बार हस्बैंड ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप उसको ये नहीं है कि रिवोक कर लोगे, इद्दत के पीरियड में वो चीज़ रिवोक नहीं हो पाएगी। इसमें एक शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, इसमें ये बताया था कि जो एक फेयरनेस है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है। खुला एक फेयर राइट है कि वाइफ को मिलना चाहिए, लेकिन ये राइट भी तो कंप्लीट राइट नहीं है, राइट टू इनिशिएट ही है ये बस। और इनिशिएट करने के बाद मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है और मुझे सिर्फ इतना कहा जाता है कि मैं सिर्फ पूछ सकती हूँ कि आप ऐसा करोगे या नहीं करोगे, करना ना करना आपके हाथ है। तो क्या मेरा पूछना किसी जगह पे कोई मतलब रखता है? मैं पूछ रही हूँ, आपने मना कर दिया, फिर क्या होगा? कम से कम मुझे थोड़ी अथॉरिटी तो देनी चाहिए थी। खुला इज बेसिकली कि अगर वाइफ शादी में नहीं रहना चाहती है किसी भी कारण से तो वाइफ इनिशिएट कर सकती है, ऑफर दे सकती है कि भाई मुझे नहीं रहना है, ठीक है। लेकिन हस्बैंड के पास पूरा पूरा राइट है कि इधर वो वहाँ पे हाँ कहेगा कि हाँ चलो ठीक है ख़त्म करते हैं मैरिज को, या फिर वो मना कर देगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट राइट नहीं है। अब ये क्वेश्चन मेंस में आता है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि डिफरेंस क्या है खुला और तलाक का। तो ये तो अब आपने तलाक और खुला इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि आपको समहाउ आइडिया होगा बिना डिफरेंस पे जाए भी, ठीक है। आप लोग बाकी सब क्लियर है ना यहाँ तक? देखो डिफरेंस में क्या आ जाता है ना कि अगर तलाक है तो इनिशिएट तलाक तो हस्बैंड ही कर रहा है। जितनी भी तलाक हमने पढ़ी है, हम पीछे जितना भी पढ़ते आए हैं,
तलाक कौन इनिशिएट कर रहा है? तलाक हमेशा हस्बैंड इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। और खुला कौन इनिशिएट कर रही है? वाइफ इनिशिएट कर रही है, ठीक है। हस्बैंड तो खुला नहीं दे सकता ना, हस्बैंड तो डायरेक्ट तलाक देगा। अब खुला में तो हस्बैंड की कंसेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या तलाक में आपने कहीं पढ़ा था कि वाइफ की कंसेंट की ज़रूरत होती है? क्या आपने कभी सुन्नत तलाक, ऑल राइट, कभी आप, ओके प्रीति, वरुण, शुभांग, तथागत, कहीं आपने तलाक में थोड़ा भी पढ़ा है कि वाइफ की ज़रा सी भी कंसेंट की? जबकि हमें ऑन द फेस ऑफ इट देखने में लगता है कि तलाकुल सुन्नत बहुत फेयर है, बहुत एक जस्ट चीज़ है, लेकिन तलाकुल सुन्नत भी कहीं बात नहीं करती है कि वाइफ की कंसेंट तो पूछो कि वो शादी ख़त्म करना चाहती भी हैं या नहीं, वहाँ पे भी चीज़ लैक करती है। तो ये डिफरेंस है। कंपनसेशन क्या होता है? अगर वाइफ इनिशिएट कर रही है तो उसके ऊपर ही कंपनसेशन डाल दिया, चाहे वो मेहर के रूप में दे या कैसे भी। लेकिन अगर हस्बैंड ही दे रहा है तो हस्बैंड को थोड़ी कुछ देना पड़ रहा है, उससे तो कोई भी कंपनसेशन नहीं लिया जा रहा, ठीक है। अब कोर्ट क्या कहते हैं इसके बारे में? खुला कुछ केसेस में ही पॉसिबल होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि खुला मैंने मान लीजिए इनिशिएट किया और सामने वाले ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो सभी केसेस में खुला तो नहीं हो पाएगा ना। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता तलाक में। अब आज के ज़माने में अगर कोर्ट में चैलेंज हो गया तो हो गया। जनरली हस्बैंड के पास एक आर्बिट्ररी राइट है, उसने चाहा कि तलाक हो जाना चाहिए तो तलाक हो जाता है। वाइफ चाहती है नहीं चाहती है उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कंसिडरेशन पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था, कंसिडरेशन पे आ जाते हैं। कंसिडरेशन क्या हमेशा महर होती है? तो यहाँ पे कंसिडरेशन में क्या होता है कि जनरली क्या है कि आप महर दे दोगे अपना, है ना, लेकिन महर देना कहीं ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया है, महर पूरा का पूरा छोड़ दो, महर नहीं दिया जाएगा। इट इज़ जस्ट कि कंसिडरेशन देनी है। और व्हाट इफ के पूरा कोई ऐसा पार्ट ही नहीं हो महर का जो पे होने से रह गया हो, हस्बैंड ने पूरा महर शादी के टाइम पे कर दिया हो, वो तो हस्बैंड की चॉइस होती है ना, और फिर वाइफ खुला ले ले। अब कंसिडरेशन में तो महर तो जा नहीं सकता, महर तो ऑलरेडी दे दिया है, फिर इस केस में क्या होगा? तो महर कोई शर्त नहीं है, महर ये है कि वाइफ इनिशिएट कर दिया खुला, तो उसको इतना कहा गया है कि अगर अपनी साइड से इनिशिएट किया है आपने डाइवोर्स को और हस्बैंड ने एक्सेप्ट भी कर लिया तो बेटर है कि अब अपना महर छोड़ दो। बट अगर वो मान लो उसको ज़रूरत है और वो पूरा तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकती है, तो कुछ पोर्शन छोड़ देंगी, कुछ पोर्शन ले लेंगी, तो ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है, ठीक है। अब कंसिडरेशन अनपेड हुई तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो महर है वो पहले ही पे कर दिया था शादी के टाइम पे हस्बैंड ने। अगर 1 करोड़ या 1 लाख महर था तो वो 1 लाख का 1 लाख जब शादी हुई थी तभी के तभी हस्बैंड पे कर चुका है। अब कोई महर तो बचता नहीं है पे करने के लिए, तो कंसिडरेशन तो अनपेड रह गई। जब खुला में एक वर्ड यूज हुआ है, अब मान लो वाइफ है, वाइफ ने इनिशिएट किया खुला, हस्बैंड ने एक्सेप्ट भी कर लिया, अब उन्हें बदले में कोई कंसिडरेशन देनी है। कंसिडरेशन में वो महर पे गिव अप कर देती हैं, पर महर तो पूरा पे हो चुका है, तो कंसिडरेशन अनपेड रह गई। अब क्या खुला नहीं हुआ? बताइए, खुला हो जाएगा। कंसिडरेशन अनपेड भी रह गई तो खुला हो जाएगा, क्योंकि वो इररिवोकेबल है, वो तो बाद में ही पता लगेगा। हाँ, तो खुला हो जाएगा, ठीक है। खुला में क्या होगा कि खुला में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसिडरेशन अगर नहीं भी पे हुई है तो आप ये, क्योंकि खुला इज बेसिकली जैसे ही इनिशिएट हुआ, तो अब ये था कि एक पॉइंट ये है कि अगर कंसिडरेशन अनपेड भी रह गई है तो क्या खुला नहीं होगा? खुला बिल्कुल हो जाएगा, खुला नहीं रुकेगा, क्योंकि कंसिडरेशन कोई ऐसी शर्त नहीं है। और खुला क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया था खुला जो होता है ना वो इररिवोकेबल होता है। इधर से इनिशिएट किया, उधर से एक्सेप्ट हुआ, हो गई तलाक, ठीक है। वहां पे रिवोकेशन का सवाल नहीं है। अब कंसिडरेशन पे की जा रही है नहीं की जा रही है सब बाद की बातें हैं, बाद में नहीं भी पे की गई ना, उसने पहले बोला मैं महर दे दूंगी, बाद में नहीं दिया, तो हस्बैंड बस उस पर सू कर सकता है कि महर पे करो या महर पे गिव अप करो, ठीक है। ये नहीं हो सकता है कि खुला ही ना हो, खुला तो हर हाल में हो जाएगा, ठीक है। खुला पे, ये बताइए यहाँ तक ये कंडीशन समझ आई? अगर महर नहीं भी पे किया गया तो भी खुला हो जाएगा। कंसिडरेशन अगर अनपेड भी रह जाती है तो भी खुला हो जाता है। यहां तक क्लियर है? अब कैपेसिटी क्या है खुला की? शिया लॉ सुन्नी लॉ दोनों में अलग अलग है, ठीक है।
शिया लॉ कहता है कि अगर खुला इनिशिएट करना है तो अडल्ट भी होना चाहिए, साउंड माइंड भी होना चाहिए, फ्री विल भी होनी चाहिए और इंटेंशन भी होनी चाहिए। और ये चीज़ें तो तीनों के ही लिए होनी चाहिए, कि दोनों के ही लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही सेम होना चाहिए। वाइफ को पता होना चाहिए कि वो क्या इनिशिएट कर रही है। ऑलराइट तथागत, वरुण, प्रीति, वाइफ को पता होना चाहिए कि अगर खुला इनिशिएट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वो उतना सेन हो, उतना समझ हो उसमें, और फ्री विल हो। ये नहीं है कि इन लॉज ज़बरदस्ती करा रहे हैं दैट इनिशिएट द खुला, हमारे बेटे का पीछा छोड़ दो, इस तरह का नहीं हो सकता। ठीक है। और सुन्नी लॉ क्या कहता है, सुन्नी लॉ इतना लंबा चौड़ा नहीं करता है। सुन्नी लॉ में सिर्फ अडल्ट और साउंड माइंड होता है, कंसेंट का सवाल नहीं होता। ठीक है। सुन्नी लॉ में क्या होता है, अडल्ट और साउंड माइंड, कंसेंट का सवाल नहीं होता। अब कंसेंट कहाँ पे आ जाती है, ये सिर्फ आती है शिया लॉ में। अब आ जाते हैं वापस से इस केस पर। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मुंशी बुजुल उल रहीम वर्सेस लतीफुन निशा था, तो ये आपको ना मैंने प्रॉपर डिटेल दे रखी है। बस इस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड ने ब्लफ किया था। ऑलराइट, हस्बैंड ने कैसे ब्लफ किया था कि पहले तो वाइफ को परेशान करता था और बाद में खुला, मतलब खुला के फॉर्म में तलाक दिया। वाइफ के कहने पर कि आप मुझे तलाक दे दें, और उसको इतना परेशान करने के बाद भी, उसको बताने के बाद भी कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है, फिर भी तलाक नहीं दे रहा था। रेदर वाइफ से बोला कि आप खुला इनिशिएट करो। ठीक है। इस केस में क्या हुआ था कि जो हस्बैंड था ना, वो वाइफ को बहुत परेशान करता था और उससे बार बार बोलता था कि मैं ये शादी कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो वाइफ के कहने पर कि अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो मुझे तलाक दे दो, तो हस्बैंड तलाक देने से मना करता है। रेदर वाइफ से कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो खुला ले लो, मैं तलाक नहीं दूंगा। ठीक है। उसने उससे क्या कहा, मैं अपनी साइड से तलाक नहीं दूंगा, तुमसे नहीं रहा जा रहा है तो तुम खुला ले लो। अब जब इतना अनबियरेबल माहौल था तो वाइफ ने खुला इनिशिएट किया और हस्बैंड ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब जब खुला हो गया तो हस्बैंड ने महर देने से मना कर दिया और कहा कि जब खुला होता है तो खुला में वाइफ अपना महर का राइट खो देती हैं। यही टॉपिक काजी के पास गया। काजी ने क्या कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब ये प्रीवी काउंसिल के पास आया तो वहाँ पे काजी को बदलकर कोर्ट को ले आए पिक्चर में। ठीक है। इसके अंदर पूरी डिटेल्स है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। बाद में क्या हुआ कि काजी को बदलकर पिक्चर में आ गया कोर्ट, और कोर्ट ने बोला अब काजी नहीं, अब मैं बताऊंगा कि क्या होगा। और कोर्ट ने ये कहा कि अगर खुला की तरीके से होता कि हस्बैंड की साइड से सब ठीक है, सब कुछ है, नॉर्मल सर्कमस्टांस में होता, तो भी एक बार हम ये कहते कि वाइफ आधा पोर्शन या थोड़ा बहुत पोर्शन एज अ कंसिडरेशन गिव अप कर दे। बट एक तो यहाँ पे आपने खुद अनबियरेबल माहौल बनाया है, और जब आप इतना अनबियरेबल माहौल बना रहे थे तो आपको तलाक दे देनी चाहिए थी, और ऊपर से आप तलाक भी नहीं दे रहे हैं, और तलाक नहीं दे रहे हैं और वाइफ से कह रहे हैं खुला इनिशिएट करने को, तो आपकी ये प्री प्लानिंग है कि आपको डाल देना पड़े, नहीं देना पड़े। तो वहाँ पे कोर्ट ने बताया कि ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो वाइफ महर पे गिव अप करेगी ही करेगी, एक कंसिडरेशन माना जाता है, और इसमें वाइफ को ब्लफ करके तो बिल्कुल भी उसका महर नहीं रखा जाता। ठीक है। तो इसमें आपके पास पूरी केस की डिटेल्स हैं। अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पे। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है, खुला कंप्लीट हो गया, खुला को रिलेटेड तो कोई सवाल नहीं है ना। शुभांग, तथागत, वरुण, प्रीति, साइनॉप्सिस बनाया करो, आई एडवाइज, इतने बड़े सब्जेक्ट के तो ना थोड़ा इजी पड़ेगा। क्लास के एंड में आई विल टेल यू कैसे। तो खुला बेसिकली अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स इनिशिएटेड बाय वाइफ, एक्सेप्टेड बाय हस्बैंड। ऑलराइट, हस्बैंड एक्सेप्ट करता है, वाइफ कंसिडरेशन देती हैं, कंसिडरेशन में महर देती हैं, लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट बात नहीं है। अडल्ट और सेन होना ज़रूरी है खुला देने के लिए दोनों साइड से। ठीक है। ये एक साइनॉप्सिस के फॉर्म में छोटा छोटा लिखा जा सकता है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, आप अपना आंसर बताइए। हाँ मत पढ़ो भाई, पहले आंसर अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताओ, हो जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि देखो, तलाकुल बिदअत जितना, यानी ट्रिपल तलाक बहुत गलत लगता है सुनने में, और एक कस्टमरी प्रैक्टिस है जो इस्लामिक टेक्स्ट कहीं नहीं बता रहा है, पहला पॉइंट। लेकिन तलाक सुन्नत तो इस्लाम टेक्स्ट ही बता रहा है ना, उसमें भी कहीं पे भी वाइफ की कंसेंट की बात तो नहीं हो रही है। ऑल्दो इन सब के कंपैरिजन में बहुत फेयर प्रैक्टिस है कि अगर तलाक सुन्नत तरीके से दी जाए तो
फिर अब आ जाती है बात खुला के बाद। अब खुला का जो टेक्स्ट मिलता है वो कुरान में ही मिलता है, ये भी एक रिटन चीज़ है कि वाइफ के पास खुला का राइट है, तो वो भी उसको कुरान से ही मिला है, यानी ये भी कस्टम नहीं है, ये भी लॉ है खुला। लेकिन अब जब वाइफ एक अनबियरेबल सिचुएशन में है और उसने खुला इनिशिएट किया और हस्बैंड ने खुला देने से मना कर दिया, तो क्या फिर कुरान या इस्लामिक लॉ ये कहता है कि वाइफ को उसमें ही रहना चाहिए, मिजरी में, परेशानी में, उस चीज़ को बेयर करना चाहिए और उस शादी को निभाना चाहिए? फिर क्या कहीं इस तरीके का कोई आर्बिटरी राइट कहीं वाइफ के पास है? द आंसर इज नो, आर्बिटरी राइट तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड अगर नहीं चाहे तो किसी तरीके से डाइवोर्स हो सके, क्योंकि अगर हस्बैंड डाइवोर्स नहीं देना चाहता है ना, तो डाइवोर्स इस्लामिक तरीके से तो नहीं हो सकता है। ठीक, कैसे? क्योंकि जो लेन भी पढ़ा था हमने, वो फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्टरी है, उससे भी खुद से शादी नहीं टूट रही थी, उसमें भी कोर्ट जाना पड़ रहा था कि भाई इसने मुझ पर फॉल्स चार्ज किया है अडल्टरी का, और चार्ज भी फॉल्स होना चाहिए, चार्ज प्रूव हो गया तो वो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स भी नहीं रहता। शुभांग मैं नहीं समझी, आपने नो लिखा है, कोई डाउट है क्या? तो उसमें भी ऐसा तो नहीं है ना कि वाइफ एकदम से डाइवोर्स हो गया, नहीं। और दूसरी चीज़ ये थी, हमने इला भी पढ़ा था कि अगर इला में भी हस्बैंड ऐसा कोई अपने आप से वो कर भी रहा है, तो भी वो भी चीज़ ना एकदम से डिवोर्स नहीं हो रहा था, उसके लिए भी एक प्रॉपर इद्दत, और उसमें हस्बैंड चाहे तो उस चीज़ को रोक भी सकता था। अब यहाँ पे हमने, ओके शुभांग, अब यहाँ पे हमने खुला पढ़ा, ऑल दो ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है ये वाइफ का राइट है, लेकिन ये राइट भी समहाउ सही वर्ड है कि खोखला है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई राइट होना चाहिए तो कम से कम वो एब्सोल्यूट तो होना चाहिए ना। क्या ये खुला का राइट एब्सोल्यूट है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं इनिशिएट कर सकती हूँ, लेकिन अभी भी जो कमांड है वो सामने वाले के पास है ना। मान लो मैंने इनिशिएट करा, मुझसे नहीं रहा जा रहा, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अनबियरेबल हैं, मैंने खुला इनिशिएट करा और सामने वाले को तो टॉर्चर करना ही है, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया खुला, तो वो सिचुएशन तो वहीं के वहीं है ना, उसका कोई और हल तो नहीं है। लेकिन थोड़ी बेटर चीज़ आ जाती है, वो होती है मुबारत। ये भी कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है वाइफ का। अब खुला में कौन इनिशिएट कर रहा था? वाइफ इनिशिएट कर रही थी, ठीक है। और जितनी भी तलाक पढ़ी, सुन्नत पढ़ी या बिदअत पढ़ी, उसमें क्या हो रहा था? कौन कर रहा था? हस्बैंड। क्या हस्बैंड इनिशिएट कर रहा था या डायरेक्ट तलाक दे रहा था? डायरेक्ट तलाक दे रहा था। इनिशिएशन की तो कोई बात नहीं थी ना, कंसेंट की तो कोई बात नहीं थी ना। लेकिन जो बहुत फेयर तरीके से तलाक दी जाती है वो सिर्फ मुबारत है। मुबारत में क्या होता है ना कि ये म्यूचुअल डिस्चार्ज है, यानी यहाँ पे चाहे हस्बैंड इनिशिएट करे या वाइफ इनिशिएट करे, हस्बैंड आर्बिटरीली जाके तलाक 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 प्रोनाउंस नहीं कर देता है, ना सुन्नत ना उस तरीके से। वो बैठकर वाइफ से इस बारे में बात करता है कि ये मैरिटल टाई तो नहीं चल रही है, मैं चाहता हूँ कि डाइवोर्स हो जाए। अब सुन्नत तरीके में भी आपने क्या पढ़ा था कि बस वो खड़ा होगा और एक बार तलाक प्रोनाउंस कर देगा, चाहे वो फिर वो 3 महीने की इद्दत चले, वो पीरियड वाइज करे, वो उससे पूछ नहीं रहा था ना जाकर, वो बस अपना फैसला सुना रहा था। लेकिन मुबारत एक ऐसा वे है तलाक का कि जहाँ पर एक म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे चाहे हस्बैंड करे या वाइफ करे, वो इस बारे में बैठकर बात करते हैं कि ये मैरिटल टाई तो नहीं चल रही है, यहाँ तो नहीं रहा जा रहा है, ना मुझसे रहा जा रहा है ना आपसे रहा जा रहा है, तो फिर इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल डिज़ायर होती है सेपरेशन की, यहाँ पर वो बैठकर बात करते हैं कि भाई नहीं हो रहा है अब, और वहाँ पे म्यूचुअली वो डिसाइड करते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। अब जैसे खुला में एसेंशियल था कि इनिशिएट यानी ऑफर जो जाएगा वो वाइफ की साइड से जाएगा, इसमें ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है। इसमें बैठकर बात कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी हस्बैंड ही जाके वाइफ से बात कर लेगा, वाइफ ही कर लेगी, तो वो वहाँ पे ना एक इस सिचुएशन में म्यूचुअली नतीजे पे आके पहुँचते हैं कि भाई ये तो नहीं हो रहा है, अब दोनों बात करके फेयरली उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऑफ़र कौन देगा, एक्सेप्ट कौन करेगा, ऐसा नहीं है। एक म्यूचुअल डिज़ायर है कि ये शादी अब ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। सामने वाला अपनी डिज़ायर बताएगा, बैठ के बात करेगा और उसको दूसरी वाली पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। खुला में ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड को भी डाइवोर्स देनी हो, हस्बैंड भी डाइवोर्स चाहता हो, बट वाइफ के कहने पे हो सकता है वो उस चीज़ के लिए मान जाए। लेकिन यहाँ पे ना दोनों ही एक ही चीज़ चाहते हैं। तो क्या फ़र्क हो गया खुला में और मुबारत में, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। कॉलेज में तो काफ़ी आता था और मेंस में कम देखा गया है, बट एक शॉर्ट नोट में दिख जाता है।
तो इनिशिएशन का फर्क है, खुला में क्या है, ऑफर जाएगा वाइफ की साइड से, ठीक है, वाइफ एक ऑफर देगी कि अब नहीं रहा जा रहा है, या हस्बैंड, तो वो बैठ के म्यूचुअल बातचीत है मुबारत में। लेकिन खुला में क्या है, सिर्फ वाइफ ही इनिशिएट करेगी, हस्बैंड इनिशिएट नहीं करेगा। वहां पे हस्बैंड एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या है, म्यूचुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल एक्सेप्टेंस एक म्यूचुअल डिजायर है। खुला में जरूरी नहीं है म्यूचुअल डिजायर हो सकता है हस्बैंड साथ रहना चाहता हो, लेकिन वाइफ के डिवोर्स मांगने पर हो सकता है वो खुला दे दे, है ना। लेकिन यहाँ पे डिजायर म्यूचुअल होती है, यहाँ पे दोनों ही नहीं रहना चाहते हैं, दोनों को ही नहीं रहना। अब यहाँ पे इद्दत का जो पॉइंट आ जाता है ना, इद्दत तो दोनों जगह करनी पड़ती है, खुला में भी इद्दत करनी पड़ती है और मुबारत में भी इद्दत करनी पड़ती है। क्योंकि जब हमने इद्दत पढ़ा था तो हमने इद्दत का पहला एक मोटिव पढ़ा था कि इद्दत का ना प्रेगनेंसी की कंफ्यूजन को भी ख़त्म करने के लिए था कि उस पीरियड में वाइफ शादी ना करे, तो इसीलिए इद्दत तो करनी ही पड़ती है यहाँ पे भी। लेकिन ये है कि एक म्यूचुअल चीज़ है, ये इद्दत दोनों के अंदर करनी है। और ये एक सवाल बन जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कि क्या खुला में जब वाइफ ने इनिशिएट करा है तो वहाँ पे इद्दत करनी पड़ेगी या नहीं। अब लीगल इफेक्ट्स क्या होंगे, शिया और सुन्नी में अलग अलग होंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हानफी में या शिया स्कूल में क्या होता है कि जब मैरिज डिसॉल्व हो रही होती है खुला या मुबारत की वजह से, तो सेम इफेक्ट होता है एक सिंगल डिवोर्स। अब जैसे एक सेम सिटिंग में बैठे दोनों, है ना, अब पहले एग्जांपल लेते हैं खुला का। सेम सिटिंग में बैठे और खुला में वाइफ ने ऑफर किया उसको और हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया और वहीं तुरंत डिवोर्स हो गया, इर्रिवोकेबल, तुरंत से वाइफ की इद्दत चालू और वो आप इसको रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मुबारत में भी क्या होता है कि आप एक सेम सिटिंग में बैठे, आपने एक दूसरे को ऑफर किया और उन्होंने एक्सेप्ट करा, वो उसी सेम सिटिंग में म्यूचुअल डिजायर पर हो गया डाइवोर्स। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये इर्रिवोकेबल है, किसके हिसाब से, हानफी के हिसाब से, और शिया के इस्माइलिया स्कूल के हिसाब से ये इर्रिवोकेबल है ना। तो यहाँ पे अब एक फ्रेश मैरिज ही होगी, अगर होगी तो यहाँ पे अब कोई ऐसा राइट नहीं है कि ये डाइवोर्स रुक जाए। लेकिन सिर्फ शिया सेक्ट क्या कहता है कि खुला का जो इफेक्ट है, हस्बैंड के पास तो कोई पावर नहीं है रिवोकेशन की, लेकिन ये कौन सा स्कूल कह रहा है, शिया कह रहे हैं, ठीक है। शिया क्या कह रहे हैं कि जब खुला हुआ है तो हस्बैंड के पास पावर नहीं होती रिवोकेशन की। जनरल तलाक में हस्बैंड के पास पावर होती है ना रिवोकेशन की, लेकिन खुला में नहीं होती। खुला में नहीं होने की ये वजह है क्योंकि इनिशिएट वाइफ ने किया है तो हस्बैंड को पावर नहीं दी। हस्बैंड को पावर देना फिर क्या फायदा होता, वाइफ इनिशिएट कर रही है, हस्बैंड रिवोक कर रहा है, तो मतलब नहीं रह जाता ना खुला का। लेकिन इनके हिसाब से कि खुला में वाइफ के पास लिबर्टी है कि अगर वो चाहे तो इद्दत के दौरान खुला को रिवोक कर सकती है, ठीक है। शिया का इस्माइलिया सेक्ट भी ये बात नहीं मानता है, शिया में इस्माइलिया सेक्ट भी कहता है कि ये इर्रिवोकेबल है। सिर्फ जनरल का जो एक शिया का ग्रुप है वो लोग कहते हैं कि हाँ खुला भी इर्रिवोकेबल नहीं है, हस्बैंड को तो राइट नहीं देते हैं, लेकिन वाइफ चाहे तो इस चीज को रिवोक कर सकती है अपनी विल पे। हस्बैंड को राइट क्यों नहीं दिया, अब इसमें मीनिंगलेस हो जाता ना, क्योंकि अब हाँ अब इनिशिएट वाइफ ने किया है, हस्बैंड पहले तो एक्सेप्ट कर रहा है फिर जाके रिवोक कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता था ना, इसीलिए सिर्फ राइट वाइफ को दिया है। तो शिया कहता है कि खुला भी इर्रिवोकेबल नहीं है, वाइफ के पास पावर है इद्दत के पीरियड में, ठीक है। अब हस्बैंड चाहे तो वहां पे एक्सेप्ट कर ले रिवोकेशन को, चाहे तो नहीं करे। बताइए यहाँ तक क्लियर है आप लोग? शुभांग, तथागत, वरुण, प्रीति, नहीं ये इमीडिएट, इसीलिए इमीडिएट बनाया है इसको कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक पॉइंट पे हाँ बोल दिया कि चलो म्यूचुअली आपने बैठ के डिसाइड करा और फिर आप 1 घंटे बाद या 10 मिनट बाद आ गए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करते। जिस सिटिंग में इस बारे में बात होती है ना इस्लामिक लॉ के हिसाब से, वो सिटिंग से जब आप उस पर अग्री करके उठते हैं, जब अग्री करके, तो वो वहाँ पे इर्रिवोकेबल हो चुका होता है कि आपका म्यूचुअल वो इस डाइवोर्स को, और वहीं से ही ना वाइफ की इद्दत पीरियड भी चालू हो जाती है सेम सिटिंग से, ठीक है। इद्दत को लेकर भी काफ़ी मिथ हैं। ऑलराइट तथागत, प्रीति, शुभांग, चलिए
अब यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब तलाक में हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तलाक पढ़ा था तो एक आर्बिटरी राइट के हिसाब से पढ़ा था हमने, और आर्बिटरी राइट किसका है? हस्बैंड का है ना। हाँ, हस्बैंड किस तरीके से दे रहा है तलाक, या तो वो सुन्नत तरीके से, हसन और एहसन, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से दे रहा है, या फिर वो ट्रिपल तलाक दे रहा है, जिसका हमने प्लॉटिंग ग्राउंड सब पढ़ लिया था कि वो कहाँ से आया। तो यहाँ भी हस्बैंड ही दे रहा है। फिर हमने क्या पढ़ा था? इला पढ़ लिया था, इला में, और जिहार भी पढ़ लिया था हमने। इला और जिहार में भी हस्बैंड की गलती की वजह से समहाउ तलाक हो रहा था। अब हमने खुला भी पढ़ लिया, ठीक है। तो खुला में क्या है कि गलती हस्बैंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैग कर रहा है या जो भी हो रहा है, तो वाइफ इनिशिएट करें। अब यहाँ इतने सारे तरीके के तलाक हो गए, लेकिन यहाँ पे वही बात है कि वाइफ के पास एब्सोल्यूट राइट नहीं रहा है ना। इतना सारा पढ़ के भी वाइफ के पास एब्सोल्यूट राइट नहीं पढ़ा हमने कहीं। अब आ जाता है यहाँ एक अलग तरह का टॉपिक है, लियन। लियन शुरू क्यों हुआ था? कुछ लोगों ने क्लेम करना शुरू करा जब भारत आज़ाद हुआ, जब कोर्ट नया नया सब इंडिया के ही हाथ में आया, तो इंडिया में भी नई नई गवर्नमेंट थी, और अभी मान लो अभी सब कुछ नया इस्टेब्लिश हुआ है, गवर्नमेंट अभी उसमें आई है रोल में। पहले अंग्रेज थे, जितने एक्ट्स है आपके पास, एविडेंस, आईपीसी, सब अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। तो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट के पास ना बहुत सारे चैलेंजेस थे। ऐसे में वो पर्सनल लॉ में घुसकर अपने लिए नए और चैलेंज लेना नहीं चाहती थी। तो शुरू में गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ इन्हीं लोगों के हिसाब से गवर्न होने देते हैं, बाद में देखेंगे कहाँ इनजस्टिस है, कहाँ क्या आना है, क्या करना है हमें। तो जैसा चला आ रहा था कुछ टाइम वैसे चला, कुछ केसेस आए। अब केसेस क्या आते थे, मुस्लिम लॉ की बात करते हैं, तो अब हस्बैंड्स क्या करते थे, अब छोड़ना चाहते हैं, तलाक दे रहे हैं। अब तलाक दे रहे हैं तो चलो ठीक है, तलाक दो और इस चीज़ को साइड करो। बेसिकली वहाँ पे इंटरप्रेट करने के लिए कौन बैठा है? काजी बैठा है। और काजी क्या सही इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे भी एक आर्बिटरी इंटरप्रिटेशन चल रही है। जितना आपने तलाक के बारे में मुस्लिम लॉ पढ़ लिया ना, अगर आप मुस्लिम वुमेन से पूछेंगे वो 50% भी नहीं जानती होंगी। जितना आपने महर में राइट्स पढ़े, तलाक में राइट्स पढ़े, इद्दत में राइट्स पढ़े, वहाँ पे 50% भी नहीं पता होगा, एंड 50% उनको भी नहीं पता होगा जो इंटरप्रेट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आज ही है इग्नोरेंट, ये हमेशा से चला रहा है। फिर क्या होता था ना कि आप जानते हो फैमिली लॉ को ना, फैमिली कोर्ट में भी जाओगे तो बिना घरेलू चीज़ में घुसे उस चीज़ से आप नहीं निकल सकते, उसको आपको उसमें घुसना पड़ेगा। तो अब घरेलू स्टोरी क्या होती थी कि एक आदमी के 4-5 बच्चे हैं, अब वो वाइफ को छोड़ना चाहता है। अब वो सोचा ये तलाक तो मैं नहीं दे सकता, इसको तलाक क्या दे दूंगा, बच्चे भी हैं, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, उसके घर वाले क्या कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब क्या प्रैक्टिस में आने लगा ना कि वो क्या कहता था कि तुम अडल्टरी कर रही हो, कहीं ना कहीं उस पर इस तरीके का ब्लेम लगा देता था कि शी इज़ डूइंग अडल्टरी या पार्ट ऑफ अडल्टरी, ठीक है। अब वाइफ का क्या होता था कि ना तो वो तलाक ही दे रहा है और ना ही उसकी समाज में इज्जत बने रहने दे रहा है। अब पुराना ज़माना, और वाइफ के ऊपर एक चार्ज ऑफ अडल्टरी बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब लाइक बहुत बड़ी। फिर वो होता था बिना तलाक दिए ना उसकी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाता था कि नहीं ये तो ऐसे कर रही है तो अब मैं तो इसको मेंटेन भी नहीं करूँगा, मैं नहीं देखूँगा, मैं नहीं पूछूंगा, पड़ी रहेगी। तो ये सारी चीज़ थी। इस्लामिक टेक्स्ट में इसका जवाब ढूंढा गया। तो इस्लामिक टेक्स्ट में एक लियन करके निकला कि अगर हस्बैंड वाइफ पर ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाता है या बच्चे की पेरेंटेज को एक्नॉलेज करने से मना करता है। अब क्यों एक्नॉलेज नहीं करेगा? मान लीजिए वाइफ इज़ प्रेग्नेंट और वो उस पर फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्टरी लगा लेगा, तो क्या वो बच्चे की पेरेंटेज एक्सेप्ट कर लेगा? वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेगा। वाइफ भी बर्बाद और बच्चे भी बर्बाद। तो इस्लामिक टेक्स्ट में इसको ढूंढा गया तो एक वर्ड निकल कर आया लियन। और लियन का मतलब क्या निकला ना कि अगर हस्बैंड वाइफ को फॉल्स चार्ज करता है, एक्यूज करता है अडल्टरी के लिए, या फिर एक्नॉलेज नहीं करता है बच्चे की पेरेंटेज, तो यहाँ पे भी खुद से डिवोर्स नहीं हो रहा है। वाइफ के पास राइट है कि अगर उसका ऐसा हस्बैंड ऐसा कर रहा है तो वो कोर्ट जाए और इस चीज़ को, इस शादी को ख़त्म करा दे। और एक टाइम पे जब कोर्ट नहीं हुआ करते थे तो इस्लामिक टेक्स्ट कहते थे कि जो काजी हैं जिसने निकाह कराया था या जो जनरली निकाह कराते हैं उनके पास जाए, उनको पूरा हाल बताए और वहाँ पे जाके अपनी शादी को
ख़त्म करा लें, ठीक है। मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, कोर्ट पिक्चर में आ गए। लेकिन जब इसके केस आने लगे मॉडर्न इंडिया में, तो वहाँ पे काजी इंटरप्रेट करता था, जैसे मैंने बताया, तो काजी डिनाई करने लगा कि एंग्लो इंडियंस में यहाँ पे लियन की कोई जगह ही नहीं है, लियन का कोई जिक्र ही नहीं है। फिर इस टेक्स्ट को दोबारा खोला गया और इस टेक्स्ट को खोलकर देखा गया कि ऐसा नहीं है कि लियन की कोई जगह नहीं है, लियन अभी भी अपनी जगह रखता है। और लियन का मतलब ये होता है कि हस्बैंड चार्ज कर रहा है वाइफ पर अडल्टरी का और चार्ज फॉल्स होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही असेंशियल नहीं है कि हस्बैंड वाइफ पे अडल्टरी चार्ज कर रहा है, चार्ज फॉल्स भी होना चाहिए। मान लो चार्ज सही साबित हो गया, फिर क्या स्टिल ये ग्राउंड है फिर डाइवोर्स का? द आंसर इज नो। इफ हस्बैंड इज अक्यूजिंग वाइफ कि वो अडल्टरी कर रही है, तो पहला तो एसेंशियल पूरा होता है, लेकिन अब वो ग्राउंड है डाइवोर्स का या नहीं, ये कब पता चलेगा? जब वो चार्ज फॉल्स होगा। अगर चार्ज सही साबित हो जाता है तो ये ग्राउंड वाइफ के पास तो नहीं होगा डाइवोर्स का, हस्बैंड चाहे तो छोड़ सकता है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ को चार्ज कर रहा है अडल्टरी के लिए और चार्ज भी फॉल्स है, तो यहाँ पे वाइफ एंटाइटल्ड है कि वो सू कर दे हस्बैंड को और ऑब्टेन करे डिवोर्स की डिक्री। यहाँ पे एक रेगुलर सूट फाइल करेगी। इससे जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि क्या फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्टरी ऑटोमेटिकली या इप्सो फैक्टो शादी को डिसॉल्व कर देता है? तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि अगर कभी हस्बैंड आर्बिटरीली ऐसे ही इप्सो फैक्टो वहाँ पे वाइफ पर चार्ज लगा देता है अडल्टरी का, तो इससे खुद से शादी डिसॉल्व हो जाएगी? द आंसर इज नो। एक फॉर्मल सूट। अब एक केस आया, उसमें क्या था कि वाइफ ने ना थाने में जस्ट एक एप्लीकेशन लिख के दे दी, ठीक है। अब वो वहाँ पे एप्लीकेशन दे आई, मतलब केस क्या रहा होगा कि हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि शी इज़ प्रैक्टिसिंग अडल्टरी। अब वहाँ पे वाइफ ने इस मामले में क्या किया, एक एप्लीकेशन लिखी और थाने में दे दी। कोई फॉर्मल सूट नहीं, कुछ नहीं, और जाके उस एप्लीकेशन को दोबारा देखा भी नहीं और अपने मन में सोच लिया कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है। तो कोर्ट ने इस बात में बताया कि जाकर सिर्फ कोर्ट में एप्लीकेशन दे, सॉरी थाने में एप्लीकेशन दे आना या कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे आना शादी को डिसॉल्व नहीं करता। एक प्रॉपर फॉर्मल सूट फाइल करो, जाओ वहाँ पे डाइवोर्स की डिग्री के लिए, वहाँ पे डाइवोर्स फाइनल होगा तब आपका डाइवोर्स है, ना तो वो एक सिर्फ एप्लीकेशन और ना वो सिर्फ चार्ज आपकी शादी को ख़त्म कर देगा। शादी को ख़त्म कराना है तो उस चार्ज की वजह से एक प्रॉपर सू करो, उस पर वो सूट फाइल करो और उसकी जो फाइनल डिग्री आएगी, जब वो डाइवोर्स ग्रांट करेंगे तो डाइवोर्स होगा। इन छोटी छोटी तलाक को लेकर ये सबसे बड़ा मिथ होता है कि अब वहाँ पे उसने चार्ज कर दिया अडल्टरी का, वो फॉल्स है और तलाक हो गया है। तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर किया है कि तलाक ऐसे ही नहीं होता। अब ये जो केस था जफ़र हुसैन वर्सेस उम्मत, इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड ने चार्ज किया कि मेरी जो वाइफ है वो मेरे भाई के साथ है और अडल्टरी कर रही है। अब यहाँ पे वाइफ ने, और वाइफ को फिर पूरा समाज, घर, दुनिया उन्हीं नज़रों से देखने लगे कि अपने हस्बैंड को, हस्बैंड के भाई के साथ चीट कर रही है। अब उसका समाज में रहना, घर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो फिर वाइफ ने क्या किया ना कि वो कोर्ट गई। सबसे पहले वो काजी के पास गई, तो काजी ने क्या जवाब दिया कि नहीं नहीं, लियन प्रैक्टिस में नहीं है अब, और ये तो पहले देखा जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कोर्ट ने इस पे जवाब दिया कि लियन पहले भी देखा जाता था और आज भी देखा जाता है, लियन क्यों नहीं देखा जाएगा। कोर्ट ने उसकी बात सुनी, चार्ज देखा तो फॉल्स निकला, फॉल्स निकला तो ये एक ग्राउंड बना डाइवोर्स का और वाइफ के फेवर में डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट हो गई। अब इसका दूसरा पॉइंट सोचते हैं। मान लो कि चार्ज सही साबित हो जाता, वाइफ कोर्ट गई और कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल जाते कि पता लग जाता कि हाँ थी वो उसके भाई के साथ, फिर क्या होता, चार्ज फॉल्स होता। तो अब ये जो डाइवोर्स का ग्राउंड था ये हस्बैंड के पास होता और जो डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट होती वो किसके फेवर में होती, हस्बैंड के, ठीक है। चार्ज फॉल्स है तो वाइफ है। जब यहाँ पे काजी ने कहा कि अब ये सब नहीं है, तो काजी को रिप्लेस कर दिया गया कोर्ट से कि हम कोर्ट की बात सुनेंगे, काजी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से तो एंग्लो लॉ में अब चल ही नहीं रहा है लियन। लेकिन कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं चल रहा है, लियन तो एक लॉ है जो मुस्लिम वाइफ का एक राइट है और वो एक्सरसाइज करेंगी। अगर वो फॉल्सली चार्ज की जा रही हैं अडल्टरी के लिए तो वो अपना एक्सरसाइज क्यों नहीं करेंगी राइट।
अब इसके फीचर्स पूछ लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा ना, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि हस्बैंड जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो अडल्ट भी होना चाहिए और सेन भी होना चाहिए, है ना, इंसेनिटी नहीं होनी चाहिए। वाइफ भी अडल्ट और सेन होनी चाहिए, ठीक है। या फिर अडल्टरी के लिए चार्ज करेगा या डिनाई करेगा पैटर्निटी को, है ना। और पैटर्निटी को डिनाई करने के भी हमारे पास बहुत से एस्पेक्ट होते हैं कि एक तो वो एक मैरिटल टाइम में रह रहे हैं, सेम घर में रह रहे हैं, और एक नॉर्मल मैरिज चल रही है, उसके बीच में अगर वो पैटर्निटी डिनाई कर रहा है तो फिर लियन बन जाता है ना। चार्ज फॉल्स ही होना चाहिए, ठीक है। अगर चार्ज प्रूव हो जाएगा कि सही था तो जो डिक्री होगी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की वो हस्बैंड के फेवर में जाएगी, वाइफ के फेवर में ग्रांट नहीं होगी। फिर हस्बैंड के, और मान लो हस्बैंड नहीं ले डिवोर्स तो वो नहीं लेगा, उसी का पूरा पूरा राइट है, फिर ना ये किसी भी तरीके से उसमें नहीं आएगा। अब अगर फॉल्स चार्ज भी है तो वो खुद से थोड़ी डिसॉल्व कर देगा शादी को, ये एक अपॉर्चुनिटी देगा वाइफ को कि वो कोर्ट में जाए और शादी को ख़त्म कराए, ठीक है। और एक रेगुलर सूट फाइल करना है कोर्ट में जाकर भी, ऐसा नहीं है कि जाके एक एप्लीकेशन दे दिया और सोच लिया कि डिवोर्स हो गया होगा, प्रॉपर सूट जाना चाहिए। जुडिशियल सेपरेशन होता है फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्टरी पे, फिर वो इर्रिवोकेबल भी होता है। इद्दत तो वाइफ करती है क्योंकि इस्लामिक लॉ कहता है कि किसी भी तरह टूट रही है शादी तो इद्दत करो, इद्दत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन इर्रिवोकेबल है ये। और ये सही मैरिज पे होता है, हमने मैरिजेस पढ़ी थी ना, मैरिज ही रेगुलर है, मैरिज ही बातिल है, हाँ हाँ, तो सही मैरिज पर ही अप्लाई होता है। अब मैरिज ही बातिल है, मैरिज ही रेगुलर है, तो फिर लियन का सवाल नहीं उठता। यहाँ तक क्लियर है आपको? और आप लोग यहाँ तक क्लियर है? ओके तथागत, वरुण, प्रीति, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब एक बात बताइए कि गलती तो इंसान से ही होती है। अब ये गलती ओके प्रीति, वरुण, तथागत, शुभांग, लेकिन ये ना लियन में भी है कि गलती तो इंसान से ही होती है वाली बात। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए हस्बैंड ने अक्यूज कर दिया वाइफ को अडल्टरी के लिए, लेकिन समहाउ उसको इस बात का पछतावा है या उसको खुद भी आइडिया है कि वाइफ ऐसा कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उनको आइडिया है कि वाइफ ऐसा कुछ नहीं कर रही है, जो मैंने चार्ज किया है वो फॉल्स है, उनको इस बात का एहसास कहीं ना कहीं है। तो क्या अब बस शादी टूट जाएगी? देखो यहाँ पे ना हस्बैंड के लिए तो वैसे भी आपको पता है लॉज कितने ज़्यादा लिबरल है, तो यहाँ पे फिर हस्बैंड को चांस दिया है कि अगर वो फॉल्स चार्ज कर रहे हैं अडल्टरी का, तो वो अगर जब तक वाइफ कोर्ट में नहीं गई है, डिग्री फाइनल नहीं हुई है डाइवोर्स की, तो वो अपनी बात को आकर बात करें कि हाँ ठीक है, मैंने आप पर चार्ज किया था और मैं मानता हूँ ये चार्ज फॉल्स है, और आप कोर्ट में सू ना करें मुझ पर या डाइवोर्स की डिक्री ना करें और बात ख़त्म करते हैं। और उसे एक प्रॉपर अपॉलॉजी देनी पड़ेगी, ठीक है, प्रॉपर अपॉलॉजी, और अपना वो लगाया हुआ इल्ज़ाम वापस ले लेंगे, तो फिर वहाँ पे वो लियन रुक जाता है। कि अब यहाँ पे एक सोशल कंसाइंस की वजह से ये डाइवोर्स, और ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि अब उसको लगा रहे मैंने ऐसे चार्ज कर दिया अब तो डाइवोर्स हो जाएगा, तो वो सिर्फ डाइवोर्स रोकने के लिए ऐसा नहीं करे, है ना। उसका मतलब इंटेंशन ये नहीं हो कि अब डाइवोर्स हो जाएगा, अब बच्चों को कौन देखेगा, इस वजह से वो अपना चार्ज वापस ना ले रहा हो, ठीक है। तो जो उसका रिट्रैक्शन होना चाहिए वो खुद से उसकी मर्जी से बोनाफाइड होना चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो डिवोर्स का सूट को डिफीट करना चाहता है कि अब बस सूट ना, ये तो कोर्ट चली गई। और अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल कैसे? मैं अपना वो अडल्टरी का चार्ज तो वापस लेता हूँ, लेकिन अब मैं तुम पर नज़र रखूंगा, तो इट कांट बी लाइक दैट। और ये कोर्ट में केसेस आते हैं,
तो वो चीज़ें उस तरह नहीं जानी चाहिए, वो बिल्कुल अनकंडीशनल है। अगर आपने अपना चार्ज वापस लिया है तो आपको गलती मान कर लेना पड़ेगा, ऑलराइट। ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे पता है ये सच है बट चलो मैं वापस लेता हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर अनकंडीशनल होना चाहिए। अब डिवोर्स हो जाने के बाद अगर आप उस चीज़ पे आ रहे हो या फिर एविडेंस आ रहे हैं या इतना सारा या फिर पता ही लग गया है कि हाँ जो था वो सही था, इन सब के बाद इस चीज़ को ख़त्म करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये होना चाहिए कि अभी कोर्ट में डिग्री फाइनल नहीं हुई, सूट चला गया है नहीं चला गया, उसके बीच में ही आपने उस चीज़ को रिवोक कर दिया है, ठीक है। अब 3 कंडीशन है हस्बैंड के अपनी बात से पलटने की भी। सबसे पहले तो उसे एडमिट करना पड़ेगा कि उसने चार्ज लगाया था वाइफ के अगेंस्ट अडल्टरी का, कि हाँ मतलब उसने किया था, और उसको ये भी एडमिट करना पड़ेगा कि चार्ज जो था झूठा था। वो कभी भी इस तरीके से अपने वर्ड से वापस नहीं हट सकता कि मैंने चार्ज तो लगाया था लेकिन मुझे पता है ऐसा है भी, लेकिन चलो मैं वापस लेता हूँ, वो नहीं। उसको ये एडमिट करना पड़ेगा कि मैंने चार्ज लगाया था और चार्ज जो था फॉल्स था, ठीक है। और यहाँ पे आपका एंड ऑफ ट्रायल हो गया है और फिर आप घर वापस आ रहे हो कि नहीं मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं है। डिवोर्स की डिग्री नहीं आ जानी चाहिए, ट्रायल का एंड नहीं हो जाना चाहिए। ऑल्दो ऑनगोइंग ट्रायल में ऐसा हो जाता है लेकिन बिल्कुल एंड पे नहीं जा सकते आप। यहाँ तक ठीक है, लियन भी समझ आ गया? नहीं बस डिवोर्स हो जाता है। हाँ अगर कोर्ट दिला दे तो दिला दे, इस्लामिक लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस उसको एक राइट दे दिया है डिवोर्स इनिशिएट करने का, कोर्ट जाने का, बस ये है। वैसा कोई कंपनसेशन इस्लामिक लॉ के हिसाब से नहीं है, लेकिन कोर्ट जनरली दिला देती है और ज़्यादातर मिल जाता है। अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों के हिसाब का भी मिल जाता है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। बताइए, अब लियन कंप्लीट हो गया, लियन तक समझ आ गया? चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए खुला पे वापस आइए। क्या हो रहा था खुला में? वाइफ इनिशिएट कर रही थी और हस्बैंड के एक्सेप्टेंस पे बात टिकी हुई थी। और उसके बाद हमने और क्या पढ़ा, मुबारक पढ़ा, तो उसमें भी था म्यूचुअल था। लेकिन अब एक लड़की एक ऐसी वाइफ एक ऐसी सिचुएशन में पड़ गई है कि उसने इनिशिएट, खुद से हस्बैंड तलाक दे नहीं रहा है, ठीक है। उसने खुला इनिशिएट करा, हस्बैंड ने एक्सेप्ट नहीं करा। और मुबारक में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होती है ना। अब डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट हम मान लेते हैं कि आया नहीं है। अब इस्लामिक लॉ क्या बिना डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के शांत है इस बारे में? फिर अब वो वाइफ क्या करेगी? एक एग्जांपल लेते हैं, एक लेडी है, ठीक है, और वो जो लेडी हैं उनके 2 बच्चे हैं और उनका हस्बैंड एक तो घर में बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं देता है, बच्चों को मेंटेन नहीं करता है, वाइफ को मेंटेन नहीं करता है, मारता है, और हर तरह की मेंटल फिजिकल क्रूरल्टी हो रही है उनके साथ। और बच्चों के पास भी खाने के लिए नहीं है, कपड़े नहीं होते हैं, और सो एंड सो बहुत सारी परेशानी है। तो वो अपने हस्बैंड से कहती हैं लेडी कि आप मुझे तलाक दे दीजिए क्योंकि आप नहीं रख पा रहे हैं और ये तो कोई तरीका नहीं है। तो हस्बैंड तलाक देने से मना कर देता है और उससे कहता है कि जैसे भी रहना पड़ेगा यहीं रहना पड़ेगा। तो तलाक का ऑप्शन तो कट हो गया डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज में। फिर वो कहती हैं कि अच्छा आप नहीं दोगे तो मैं इनिशिएट करती हूँ। वो खुला इनिशिएट करती है कि नहीं खुला दे दो मुझे, मैं आपसे खुला मांगती हूँ, एक्सेप्ट करो मेरा ऑफर। वो मना कर देता है, तो खुला का ऑप्शन भी कट हो गया यहाँ पे। अब उसने मना कर दिया, ऑफर तो किया वाइफ ने, लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये तो रिजेक्शन हो गया ना। तो अब क्या उन्हें उसी हाल में रहना। फिर मुबारक पे बात आई, मुबारक पे उन्होंने कहा चलो बैठकर बात करते हैं इस बारे में, देखो नहीं हो पा रहा है, हम नहीं रह पा रहे हैं इसमें, म्यूचुअली ही चीज़ें नहीं चल रही हैं, लेट्स एंड इट। तो वो वहाँ पे भी नहीं माना उस म्यूचुअल सेटिंग में। तो अब बात तो हर तरीके से, अब क्या इस्लामिक, और अभी हमारे एग्जाम्पल में अभी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आया नहीं है। अब क्या होगा, अब वाइफ के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या अब वो वहाँ पे उसी मैरिटल टाइम में रहना पड़ेगा? बच्चे परेशान हैं, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है। तो यहाँ पे जो इस्लामिक टेक्स्ट है ना, वो एक वर्ड यूज करता है फास्क, ठीक है। ये उर्दू है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कैंसिलेशन ऑफ मैरिज। अब अगर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं आया है तो वाइफ जाएंगी काजी के पास। फास्ट के अंदर क्या होता है कि मुस्लिम लॉ एक लेडी को चांस देता है कि वो अप्रोच करें काजी।
अब अगर कोई भी बात, तलाक पे बात नहीं बन रही है, खुला पे बात नहीं बन रही है, मुबारत पे बात नहीं बन रही है, और उस हस्बैंड के साथ रहा भी नहीं जा रहा है, ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट अभी है नहीं, हम सिर्फ अभी इस्लामिक टेक्स्ट जान रहे हैं कि वो क्या राइट दे रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे वो काजी के पास गई, अब काजी ने उन लेडी की बात सुनी, किस लिए गई है वो, कि मेरी मैरिज डिसॉल्व करा दो। अब कुरान कहता है यहाँ पे कि ये ड्यूटी है हस्बैंड की कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दे वाइफ को, लेकिन हमारी स्टोरी में क्या हो रहा है कि हस्बैंड प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। अब वाइफ की ड्यूटी भी ये है कि वो ओबे करे उसकी सारी लॉफुल डिमांड को, जो कि हमारी लेडी कर रही है इस स्टोरी में। अब वाइफ तो ओबे कर रही है लेकिन हस्बैंड प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, और तलाक, खुला, मुबारत, किसी भी तरीके से तलाक हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे इफ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इस कंफ्यूजन पे आ रहे हैं कि वो नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारे राइट हैं कि वो खुला एक्सेप्ट कर लेगा वो भी, लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है तो एक बारी को लेडी मैटर काजी के पास लेके जा सकती है। अब काजी क्या करेगा, केयरफुल एग्जामिनेशन करेगा, वहां पे उस लेडी की बात सुनी, उसके बच्चों का हाल देखा और पूरी सिचुएशन समझी, और उसके बाद टर्मिनेट कर देगा मैरिज को, ठीक है। यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देगा और उसको सही में रियलाइजेशन होगा कि हाँ देखो, क्योंकि अगर दोनों म्यूचुअल उस पे होते हैं तो वो काजी के पास जनरली नहीं जाते हैं, वो क्या होता है म्यूचुअल कैंसिलेशन हो जाता है, वो मुबारत में भी हो जाता है, खुला में भी हो जाता है, डायरेक्ट तलाक में भी हो जाता है, लेकिन जनरली जो फास्ट का केस है ना, वाइफ ही इनिशिएट करती है और काजी के पास जाती है, क्योंकि हस्बैंड के पास तो ऑलरेडी इतने राइट हैं, उसको थोड़ी काजी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फास्ट का अगर मीनिंग आता है तो इसका मतलब होता है कैंसिलेशन। मेजरली जो आपके एग्जाम में देखा जाता है कैंसिलेशन पूछा जाता है। अब यहाँ पे जब तक डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं आया था तो वाइफ के पास मतलब कोई ऐसा लेजिस्लेशन था ही नहीं कि वाइफ कहीं जाके किसी को अप्रोच कर सके, अपनी परेशानी बता सके। जब से डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आया है तब से तो वाइफ के पास ये है कि वो कोर्ट जा सकती हैं। तो जब ये नहीं था तो मुस्लिम लेडीज़ के पास यही था कि वो फास्ट के लिए काजी के पास जाएं, वो केयरफुल एग्जामिनेशन करता था और उसके बाद मैरिज डिसॉल्व हो जाती थी। यहाँ तक क्लियर है। अब वाइफ भी किसी भी वजह से, अब वाइफ जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें तो वाइफ को मेंटेन नहीं किया जा रहा था प्रॉपरली, जो करा जाना चाहिए था, जो उनका राइट है। अब सवाल उठता है कि वाइफ क्या किसी भी ग्राउंड पे काजी के पास जा सकती है? वाइफ क्या मतलब मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ, ग्राउंड पर भी उस समय में काजी के पास जा सकती थी? द आंसर इज नो। जो फास्ट है ना उसके भी ग्राउंड्स होते थे। हाँ मतलब एक ये देखो, ये बहुत पुराने ज़माने की चीज़ है तो इस पे तो इसी हिसाब से बना है कि एक इल ट्रीटमेंट है ना अगर आपके साथ तो यू कैन अप्रोच काजी, है ना, अदरवाइज नो। तो इसमें क्या क्या ग्राउंड दे रखे हैं? मेन ग्राउंड जो है डिसॉल्विंग मैरिज के वाइफ के इंस्टेंस पे कि वाइफ की मर्जी। हस्बैंड के लिए ऑल दो ऐसा कुछ नहीं है, हस्बैंड किसी भी वजह से डाइवोर्स दे सकता है, ये तो हमने डाइवोर्स में पढ़ा ही है ना। सबसे पहला पॉइंट कि अगर हस्बैंड मान नहीं रहा है लेकिन वाइफ को लग रहा है कि जो मैरिज है वो इरेगुलर है, इरेगुलर मैरिज क्या कहते हैं? फासिद। तो अगर शादी ही फासिद है तो वाइफ काजी के पास जा सकती है कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती, हमारी मैरिज ही फासिद है, ठीक है। या फिर जो पर्सन है उनके पास एक ऑप्शन है अवॉइड करने का मैरिज को। अब कब होता है ऑप्शन मैरिज अवॉइड करने का? जब जो शादी कराई हो वो गार्जियन ने कराई हो और फिर आप अडल्ट हो गए हैं, वो ऑप्शन ऑफ ख्यालुल बुलूग, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। यानी जब वो वहाँ पे वाइफ की शादी हुई थी तो जो कंसेंट थी वो शादी होते में कंसेंट गार्जियन ने दी थी, है ना। अब वाइफ बड़ी हो गई हैं, अडल्ट हो गई हैं, तो वो काजी को अप्रोच कर सकती हैं, उनके पास राइट है कि वो काजी के पास जाएंगी और बोलेंगी कि मेरी शादी जो कराई थी गार्जियन ने कराई थी, नाउ आई एम एन अडल्ट। और अडल्ट यहाँ पे मुस्लिम लॉ के हिसाब से प्यूबर्टी, नॉट 18, प्यूबर्टी, ठीक है। अब वो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद जा सकती हैं। अब या फिर ऐसा होता है कि जो मैरिज है वो प्रोहिबिटेड डिग्री में हुई है। प्रोहिबिट हमने एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड डिग्री पढ़ी थी, यहाँ पे इरेगुलर का ऑप्शन और यहाँ पे प्रोहिबिटेड डिग्री में है। तो अगर शादी ही ऐसे हुई है कि उस इंसान से नहीं होनी चाहिए थी और हो गई है, देन बाद में रियलाइज होता है और हस्बैंड नहीं मान रहा है उस चीज़ को रिवोक करने से, तो जा सकते हैं। अब
अब ये क्या है कि मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की गई है नॉन मुस्लिम से और पार्टी ने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया है। यानी पहले जो पार्टीज थी उन्होंने शादी जो उनकी की गई किसी भी नॉन मुस्लिम रिचुअल या बाय द पर्सन हु वाज नॉन मुस्लिम, ऐसा कुछ चक्कर है। अब बाद में पार्टीज ने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया है, तो वो उनमें से एक, दोनों पार्टी ने किया ही, एक पार्टी ने, तो फिर वो काजी के पास जाएगा जिसने इस्लाम में कन्वर्ट किया है कि भाई मैंने इस्लाम कन्वर्ट कर दिया है, अब मेरी शादी जो है डिसॉल्व कराओ यहाँ से और फिर इस्लामिक तरीके से शादी कराओ। लेकिन इन चारों ऑप्शन के अलावा एक इम्प्लाइड ऑप्शन हमेशा इल ट्रीटमेंट और मेंटेन ना करने का है, वो ऊपर मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छे से मेंटेन ना करने के बाद ये ऑप्शन आते हैं कि ये भी राइट्स मिलता है। अब हमारे पास सिर्फ मुस्लिम मैरिज एक्ट बचा है पढ़ने के लिए, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर है ना, सारे तलाक शादी सब में। 2 मिनट रुकिए, फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट करते हैं। आप लोग बताइए, इतने यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इसमें जितने भी एक्ट है ना, चाहे इसमें शरीयत एक्ट है या डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ये आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं आता। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी 1-2 सेक्शन आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मेंस में भी आते हैं, उन पे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे वक्फ वाला है, पहले वक्त में क्या होता था कि 1-2 पॉइंटर्स पढ़ने होते थे कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्त की है कौन सी नहीं है। लेकिन अब जब से इस चीज़ पे इतना सारा जितना भी पॉइंटर्स न्यूज़ में है ना, जिस पे भी चेंज, जिस पार्ट पे भी चेंज की बात हो रही है, जिस पार्ट पे भी अमेंडमेंट की बात हो रही है, हमें वो करना पड़ेगा। तो अभी हम मुस्लिम उसमें प्रॉपर्टी वाले पोर्शन पे आए ही नहीं है। जिस टाइम पे वक्फ और हिबा ये सब करेंगे तब हम वो करेंगे। अभी फिलहाल हम डिसोल्यूशन ऑफ ऑल राइट प्रीति वरुण तथागत, चलिए यहाँ तक तो सब क्लियर है ना। मतलब अब डाइवोर्स इस्लामिक तरीके से पूरा हो चुका है। अब हमें डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ज़रूरत ही क्यों पड़ी द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट की। देखो जितना हमने अभी तक पढ़ा ना, ऑलराइट शुभांग, जितना हमने अभी तक पढ़ा, हमने सारे डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ऐसा कोई भी नहीं छोड़ा है जो इस्लाम डिवोर्स दिलाता हो और हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पढ़ने में आई, बहुत सारे जस्ट भी लगी और बहुत ज़्यादा इनजस्टिस भी लगा, ठीक है। और जस्टिस और इनजस्टिस को छोड़कर एक बात और लगी कि हस्बैंड के पास सफिशेंट राइट है, उसको राइट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई राइट नहीं है कि जो हस्बैंड को चाहिए हो और क्रिएट करना पड़े। तो जब कंपैरेटिवली देखा गया तो वाइफ के पास उससे आधे भी राइट्स नहीं थे, ठीक है। कई बार ऐसा काफ़ी केसेस आने लगे। अब पहले क्या होता था ना कि अगर जब भी शादी डिसॉल्व होनी है तो अप्रोच किया जाता था और शरीयत एक्ट देखा जाता था। अब जितना आपने अभी तक तलाक का पढ़ा है ना, ये सब कुछ शरीयत लॉ में मेंशन है, ठीक है। आप अगर शरीयत लॉ देखेंगे तो आपको वहाँ पे अब बहुत सारे केसेस जैसे आते थे, तो केसेस में अब एक बात बताओ, प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, क्या हस्बैंड कभी भी काजी को अप्रोच करने जाएगा तलाक के लिए? उसको क्या ज़रूरत पड़ती है? अगर उसको नहीं रहना है, इस्लामिक लॉ के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, अगर उसको नहीं रहना है तो वो क्या क्या एक्सरसाइज कर सकता है? वो सुन्नत, वो अगर अच्छा आदमी होगा तो वो सुन्नत तरीके से तलाक दे देगा, इर्रिवोकेबल तरीके से तलाक नहीं देगा, वो मेंटेनेंस देगा, इद्दत कराएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन उसके अच्छा इंसान होने के बाद भी उसके पास सफिशिएंट राइट है कि उसको कोर्ट अप्रोच ना करना पड़े, वो घर में खड़े होकर अपने राइट एक्सरसाइज कर सकता है। अगर वो अच्छा आदमी नहीं है, अब उस पर आते हैं, तो वो ट्रिपल तलाक देगा, वो सुन्नत तलाक से नहीं देगा, वो तलाक बिद्दत से देगा। और क्या करेगा ट्रिपल तलाक में? एक बारी में 3 बार तलाक प्रोनाउंस करके इर्रिवोकेबल तलाक करा देगा, ना मेंटेनेंस देगा, ना इद्दत में कोई मेंटेनेंस देगा और ना ही आगे कुछ करेगा। तो 2 पॉइंट ये हो गए, यहाँ पे भी वो कोर्ट नहीं जाएगा। अब फॉल्स चार्ज वो अडल्टरी का करेगा तो ही वाइफ जाएगी, लेकिन हर बार शादी टूटने का कारण ये थोड़ी होता है, ये तो लीस्ट कारण होगा। परेशानियाँ, मेंटेनेंस ना देना, कहीं पर भी ये मेंशन ही नहीं है इस्लामिक टेक्स्ट में कि अगर वो मेंटेन नहीं कर रहा है ठीक से तो क्या करा जाए। खुला की बात की गई है ऐसे केस में, लेकिन खुला में भी कमांड किसके हाथ में छोड़ दी गई है? हस्बैंड के हाथ में छोड़ दी गई है। मुबारत की बात की गई है, मुबारत में भी कमांड दोनों पार्टीज पे कि म्यूचुअली होगा। यहाँ पे भी वाइफ अगर परेशान है तो वो अपने इंस्टेंस पे डिसीजन नहीं ले सकती है।
और हमने बहुत सारे इलाज इहार सारी चीज़ें पढ़ी जिसमें पढ़ा, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि वाइफ अपनी परेशानी को लेकर जा सके। लास्ट हमने जो देखा जहाँ पे वाइफ फास्ट में काजी को अप्रोच कर रही है, लेकिन मॉडर्न टाइम में देखा गया और पुराने टाइम में भी कि काजी के पास जब वाइफ जाती है ना तो काजी क्या करता है, शरीयत के हिसाब से बात करता है। ठीक है, अब फास्ट को एक्सरसाइज करने लगी, जब फीमेल्स को दिक्कत होने लगी, वाइफ्स को दिक्कत होने लगी, तो वो काजी के पास जाने लगे अपना राइट एक्सरसाइज करने, जो उनके पास फास्ट का राइट था। ठीक है, अब उन्होंने काजी को अप्रोच किया। अभी हमारी वाली सिचुएशन में मान लो, जो हमने अभी एक लेडी का एग्जांपल लिया था कि उसका हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर रहा था, 2 बच्चे हैं। अब उस सिनेरियो में वो काजी के पास जाती है, उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन काजी क्या कहता है कि शरीयत लॉ के हिसाब से वहाँ पे इंटरप्रिटेशन करता है और कहता है कि देखो रहना तो आपको यहीं पड़ेगा, आप शादी हो गई है, बच्चे हैं आपके, आपका हस्बैंड देना भी नहीं चाहता है तलाक, तो वो अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन निकाल के शरीयत के हिसाब से वो उसको तलाक नहीं दिलवाता है। ठीक है, तो ये रास्ता भी बंद हो गया। अब हमने देखा है कि अगर कोर्ट का कोई भी डिसीजन आता है तो एक चीज़ होती है जिसे अपील कहते हैं, लेकिन अगर वो काजी के पास गई हैं, हमारी कोर्ट में भी ऐसा होता है कि चलो पहले कोर्ट ने सही डिसीजन नहीं दिया, हमें नहीं लगा कि हमारे साथ जस्टिस हुआ है, लेकिन हमारे पास हमेशा ग्राउंड होता है कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है तो हम आगे तो जा सकते हैं, हम आगे अपील कर सकते हैं। अगर लोअर कोर्ट ने दिया है तो हम हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट ने दिया है तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन इस्लामिक लॉ यहाँ पे सबसे ब्रॉड जो राइट दे रहा था वो फास्ट का दे रहा था कि अगर नहीं ठीक लग रहा है तो काजी अप्रोच करो। अब काजी भी तो इंसान ही है, व्हाट इफ काजी ही सही डिसीजन ना दे, जस्टिस काजी के पास जाके भी ना मिले, तो यहाँ पे जब साइलेंट था, अब शुरू में देखा गया अंग्रेज ही थे वहाँ पे, उन्होंने देखा कि जो पहली बात तो वो पर्सनल लॉ में घुसना प्रेफर नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन जब से उनके दिमाग में वही डिवाइड एंड रूल वाली बात आई, उससे थोड़ा पहले से उन्होंने बहुत फिर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया मुस्लिम लॉ में, हिंदू लॉ में। अब देखो तलाक तो हिंदू लॉ में भी कभी था ही नहीं, वही थी कि बहुत वो जमना चाहते थे, और जमने के लिए एक होता है ना कि अगर किसी जगह को, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर किसी कंट्री को रूल करना है ना तो वहाँ का वीक पॉइंट देखो, वो उन्होंने वहाँ पे पकड़ा, धर्म था उस टाइम पे। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि धर्म में कितनी दिक्कतें हैं, उन्होंने ये तो सोच ही लिया था कि अब यहाँ पे सिर्फ एक इंग्लिश रूल होगा, तो लॉज इंग्लिश क्यों ना हो जाए। उन्होंने दिया, क्या हमारे पास जो एविडेंस था वो उनका ही लिखा हुआ था, आईपीसी था, सीआरपीसी था, पूरे प्रोसीजरल लॉ सब कुछ, तो साथ साथ वो पर्सनल लॉ में भी छेड़छाड़ करने लगे। चाहे उस टाइम पे उनका जो इंटेंशन हो वो ये कम हो कि यहाँ पे एक रिफॉर्म आना चाहिए, और ये ज़्यादा हो कि अब लॉज तो हम ही इनको बता रहे हैं कैसा होगा, रूल हम करेंगे, जिस भी इंटेंशन से किया उन्होंने हमें बहुत सारे एक्ट्स दे दिए, जिनमें से एक था द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। अब ये एक्ट के टाइम पे क्या कहा गया है ना कि शरीयत लॉ हमने पढ़ा है, जिस टाइम पे ये आया था तो एक इंटरप्रिटेशन क्या निकाली उन्होंने कि हमने शरीयत पढ़ा है और हमने काजी से भी बात की है ना, तो काजी ढंग से इंटरप्रेट करता है वहाँ पे, और सही इंटरप्रिटेशन कराने के बाद भी हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर बहुत अच्छे से कोई सारे लिबरल राइट ढूंढ के भी इंटरप्रेट करेगा ना तो भी इस समाज में औरत की स्थिति बहुत खराब है। और यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि ऐसा कोई राइट हो कि जो ग्राउंड्स हस्बैंड से तो पूछे भी नहीं जा रहे हैं कि किसी ग्राउंड पे तो डिवोर्स दोगे, बेवजह नहीं दोगे, उसको आर्बिटरी दिया है, कम से कम यहाँ पे वाइफ को इतना ही राइट दे दो कि आर्बिटरी ना सही तो कहीं लेजिट ग्राउंड पे तो वो तलाक दे सके अपनी मर्जी से, समझ रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने एक लाइन ये यूज़ की थी कि अगर हस्बैंड के पास आर्बिटरी राइट है कि उसे कारण भी नहीं बताना पड़ेगा और तलाक हो जाएगा, तो कम से कम एक ऐसा एक्ट आना चाहिए कि जहाँ पे फीमेल के पास कम से कम कारण बता के तो तलाक देने का राइट हो। ठीक है, तो हस्बैंड के पास आर्बिटरी राइट्स बिना कारण के, तो यहाँ ये एक्ट कारण के साथ वाइफ के लिए लेकर आता है। कुछ नहीं पूछता एग्जाम में, सेक्शन 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको ले सकती हैं, मैं बोर्ड पे चलवा दूंगी, देख लो। पहले हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे, बाद में बेलिक्स पे आएंगे। तो अब पहले एक बात बताओ, यहाँ तक तो क्लियर होना वाई डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। चलिए, तो अब ये जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आया, इसको एक जुडिशियल
डाइवोर्स कहते हैं। कि अगर आप एक लिस्ट ही पढ़ोगे डाइवोर्स बाय वुमेन या मैन की, तो हमने 9 काइंड ऑफ डाइवोर्स ऑलरेडी देख लिया है। 10th काइंड जो है वो जुडिशियल डाइवोर्स है। और जुडिशियल डाइवोर्स हमें कहाँ से मिला? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट से मिला। ठीक है, इससे पहले तो ऐसा जो जो हमने पढ़ा है वहाँ पे था, और जब ब्रिटिशर्स भी थे तो वो काजी को रखते थे, जब तक एक्ट नहीं आया था वही शरीयत लॉ के हिसाब से करता था। लेकिन जब से ये एक्ट आया है तब से और ग्राउंड बढ़ गए। अगर मान लो कि पहले ग्राउंड रहा होगा तो इम्पोर्टेंसी पे अगर काजी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होने की कोशिश करता था तो इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड पे डाइवोर्स दिला देते थे, लियन पे दिला देते थे, या फिर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी पे कि वो बड़ी हो गई हैं, अडल्ट हो गई है तो उनको मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड से ग्राउंड्स थे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस थे जो वहाँ पे फीमेल्स फेस कर रही थी, जो लोगों की शादी फेस कर रही थी, और उन चैलेंजेस के लिए यहाँ पे कोई भी ऐसा तरीका नहीं था कि पीछा छुड़ाया जा सके मैरिटल टाई से। मुस्लिम वाइफ्स बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इनकॉम्पिटेंट फील करती थी, क्योंकि उनको कोई वे आउट ही नहीं था मैरिटल टाई से वापस निकलने का। तो अब जब यहाँ पे आया सर्कमस्टांसेस के क्यों लाना पड़ा, हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट की, तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान स्पेशली, क्योंकि रिकॉर्डेड हमारे पास वही है, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश इंडिया से पहले बहुत सही थी यहाँ पे वुमेन के लिए सब कुछ, ऐसा नहीं है। ये कह सकते हैं आप कि आपके पास रिकॉर्डेड एक जो डेटा है वो ब्रिटिश इंडिया का ही है, कि ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड दिखाया है कि क्या हालत थी वुमेन की उस टाइम पे, और स्पेशली शादी को लेकर, और बहुत ज़्यादा सोशल लीगल चैलेंजेस फेस करती थी कि शादी चल रही है या नहीं चल रही है, उनके पास ग्राउंड ही नहीं है वहाँ पे जाने का, और जितने राइट्स हैं। अब यहाँ पे की सर्कमस्टांस है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब सबसे पहले लिमिटेड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स फॉर द वुमेन के लिए तो बहुत लिमिटेड थे। क्या क्या था? जैसे लिमिटेड में खुला था, लेकिन उसमें हस्बैंड की वो चाहिए फर्स्ट, वो भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। डेलीगेटेड तलाक था। डेलीगेटेड में क्या था? हस्बैंड डेलीगेट करे तो बात है, वो क्यों करेगा भाई अगर उसे इल ट्रीट करना है तो, ठीक है। और कोई भी ऐसा कोई रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन कोर्ट से नहीं मिल रहा था, सब कुछ हस्बैंड की कंसेंट पे था। स्पेशली खुला में तो प्रॉपर ही उनकी कंसेंट पे था, म्यूचुअल में भी था। तो सबसे बड़े तो ये जो लिमिटेड ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है, ये आपको प्रॉपर इस तरह लिख कर दिया है मैंने, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। सीधी सी बात आती है, वाई डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट क्यों आ रहा है ये, तो उसके लिए जब इतने लिमिटेड ग्राउंड थे तो इसकी ज़रूरत पड़ी। और सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट कर रखा था वो हानफी स्कूल ने कर रखा था। वो तो बहुत ही रेयर राइट्स देते थे मुस्लिम वुमेन को, ठीक है, जितना जितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे उतना रिस्ट्रिक्ट रखते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को लगा कि जुडिशियल इंटरवेंशन ज़रूरी है, इंटरफेरेंस ज़रूरी है, अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो हालत नहीं बदलेगी। उन्होंने सब देखा, उलेमा काजी को बुलाकर देखा, उनकी इंटरप्रिटेशन निकाली, तो फिर उन्होंने क्या करा, आर्बिटरीली नहीं बनाया ये भी, इन्होंने जब इंटरप्रेट कराया, जो ऑर्थोडॉक्स थे रिलीजियस उनकी सुनी, और फिर कहीं ना कहीं किसकी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करी। तो फिर उन्हें पता लगा कि कहीं भी कोई भी कोडिफाइड लॉ ऐसा है ही नहीं जो ढंग से इंटरप्रिटेशन दे दे वाइडली और समझा दे कि मुस्लिम वुमेन को क्यों ज़रूरत है। अब कोर्ट ज़्यादातर क्या था, जब काजी के पास जाते थे तो वो रिफ्यूज़ ही कर देते थे डाइवोर्स के लिए, ये भी एक कारण था। अब बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स आने लगे अब्यूज़ के, माइजरी के, जो वुमेन की हालत है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, और इस चीज़ से उभरने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, ठीक है, इस चीज़ से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो औरतें होती थी उनको उसी सिचुएशन में छोड़ दिया जाता था। कभी कभी तो इतना आर्बिटरी राइट्स हैं हमारे पास मुस्लिम लॉ में, डाइवोर्स के हस्बैंड को जो मिले हैं वो किसी भी हालत में कभी भी विमेन को तलाक दे सकते हैं। उन्हें अपनी वाइफ को तलाक देने के लिए ना तो ग्राउंड बताने की ज़रूरत है और ना ही किसी भी तरीके की कोई इंटरप्रिटेशन, कोई सहारा कुछ देने की ज़रूरत है। और जो मेंटेनेंस इद्दत के टाइम पे देना है या जो महर देना है उसके लिए भी कोई स्ट्रिक्टली नहीं उसको ऑबे कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक परेशानी ये देखी गई कि अबेंडन किया जा रहा है हस्बैंड के थ्रू बिना वजह, और वहाँ पे अनएबल टू रीमैरी होती हैं वो, कहीं मतलब कई बार ऐसा होता है बिना तलाक के ही छोड़ देते हैं, ठीक है।
दूसरा क्या था, फोर्स करते थे, क्रूरल्टी होती थी, नेग्लेक्ट करते थे, उनको कोई रिसोर्स नहीं होता था। अब बिल्कुल पूरी तरीके से उन पे डिपेंड थी, एक ट्रैप हो जाती थी, फंस जाती थी वो एक अब्यूजिव मैरिज में। ये सारे ग्राउंड्स आपको लिख कर आने पड़ेंगे। अब फिर एक प्रेशर आया कि जब सब कुछ आगे बढ़ रहा है, सब कुछ एडवांस हो रहा है, सब में रिफॉर्म आ रहा है, तो ये वुमेन की कंडीशन में भी रिफॉर्म आना है। ये एक बहुत बड़ा सोशल प्रेशर था इस एक्ट को आने का। सारे ग्राउंड्स के अलावा ये भी एक सबसे बड़ा प्रेशर था कि अब जब सब चीज़ ठीक हो रही है तो इनकी यहाँ पे कंडीशन भी ठीक करो ना। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो पॉजिटिव काम किया, जिनमें उनमें से एक का नाम आ जाता है मौलाना अशरफ अली। इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, एक्नॉलेज किया कि इनजस्टिस हो रहा है और अब इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, और अब ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म लीगल स्टैंडर्ड की, कि जो चाहे डिवोर्स हो, मेंटेनेंस हो, एक यूनिफॉर्मिटी आए, है ना। और इतने ज़्यादा केसेस होने लगे, वो हाईलाइट होने लगे कि कितना हार्श ट्रीटमेंट है वुमेन के साथ। और ये सारे ना, फिर क्या हुआ कि उस टाइम पे लोग थोड़े थोड़े वोक हुए थे, फिर उनमें एक पब्लिक आउटरेज होने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे छोड़ा जा सकता है, तो वो पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ने लगी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ना एक साथ किसको लेकर आ गए, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 को। और ये आपको प्रॉपर एक स्टोरी की तरह लिख कर आना पड़ेगा, है ना। और क्या क्या मेजर पॉइंट क्या है कि कोई इफेक्टिव लीगल रेमेडी नहीं थी पहले, है ना, कि अगर अनहैप्पी मैरिज है तो उसको एस्केप करने की एक रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन देते थे इस्लामिक लॉज, अगर राइट्स है भी तो वो इंटरप्रेट नहीं किए जाते थे। जुडिशियल इनकन्सिस्टेंसीज थी, लैक ऑफ कोडिफाइड राइट थे। तो फिर इन सारी चीज़ों के लिए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 आया था। अब क्या सारा पढ़ना है? द आंसर इज नो। ना वो आपसे पूछेगा और ना ही आपको, अगर अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है तो मुझे तो लगता है सब कुछ पढ़ना चाहिए, एक एक बार एक रीड दो, सबकी ही लेनी चाहिए। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? अगर ग्राउंड्स पूछेगा इसके आने के तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना सेक्शन नंबर 2 है, इसके अलावा ये कोई CRPC नहीं है कि एक एक चीज़ पूछेगा। जो जिस काम के लिए ये एक्ट आया था वो काम था कि राइट्स और ग्राउंड प्रोवाइड करने वाइफ को डिवोर्स के, कि वाइफ के पास, आपके पास एक स्पेसिफिक लिस्ट हो कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर राइट्स हैं, और ये एक्ट ये राइट्स वाइफ को देता है कि अब हस्बैंड ही आर्बिटरीली, देखो यहाँ पे भी एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे भी आर्बिटरी डिवोर्स वाइफ को नहीं मिला। इवन डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी एक आर्बिटरी राइट नहीं है वाइफ के पास। हाँ ग्राउंड्स है हमारे पास सेक्शन नंबर 2 में कि इन ग्राउंड्स पे डिवोर्स हो जाएगा। आर्बिटरी राइट ये आज तक भी नहीं है, ठीक है। अब जो सिचुएशन सिनेरियो चल रहा है उसमें प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है, आर्बिटरीली भी एक्सरसाइज होता होगा, बट स्टिल एक्ट ने कभी आर्बिटरी राइट नहीं दिया, जैसे कि शरीयत ने मुस्लिम मेल को दे रखा है। तो इस एक्ट में क्या था ना, ये जो आपका सेक्शन नंबर 2 था डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का, ये 9 ग्राउंड्स की बात करता है, ठीक है। और इन 9 ग्राउंड्स के ऊपर मुस्लिम वाइफ ऑब्टेन कर सकती है डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। ऑलराइट, अब क्या थे ये 9 ग्राउंड्स? और ये ना 9 ग्राउंड्स पे क्या होता है कि कई बार 9 पूछता है पूरे के पूरे, और कई बार किसी एक एक ग्राउंड पे शॉर्ट नोट लिखने आ जाता है, ठीक है। तो इनको एक साथ भी ध्यान रखना है और अलग अलग भी। तो ये वो 9 ग्राउंड्स हैं जो आपको डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें वाइफ कैन ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। यानी कहीं ना कहीं ये राइट्स हो गए हैं वाइफ के, अगर इन 9 में से कोई एक भी हो रहा है तो यहाँ पे वाइफ कैन sue हस्बैंड, ठीक है, और गो कोर्ट फॉर द डिक्री ऑफ डाइवोर्स, ठीक है। अब देखो पहला ग्राउंड क्या है, सेक्शन नंबर 2 है। प्लीज ये भी पूछ लेता है कि 9 ग्राउंड्स कहाँ दिए हुए हैं, तो सेक्शन नंबर 2 में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के, ठीक है। अब पहला क्या है? पहला है एब्सेंस ऑफ हस्बैंड फॉर 4 years। अब ये एक सिर्फ एब्सेंस नहीं है, सबसे पहले इसके हेडिंग हम क्या देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, ठीक है, लेकिन नॉट मियर एब्सेंस। ये जो होगा ना कि हस्बैंड मिसिंग होना चाहिए एक 4 साल हो गए हों, ठीक है,
जहाँ पे उसका वेयर अबाउट्स अननोन हो, वो कहाँ है, कैसा है, जिंदा है, नहीं है, इस बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए किसी को। इस सारी बात का किसी को कुछ नहीं पता हो। तो दो चीज़ें हैं, फर्स्ट वाले ग्राउंड पे एक्सरसाइज करने के दो एसेंशियल है, मिसिंग होना चाहिए 4 साल के पीरियड के लिए, और जो उसके वेयर अबाउट्स हैं उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं होना चाहिए, कहाँ है, जिंदा है, कब तक आएगा, क्या है। तो अगर मान लो पता है लोगों को कि वो कहाँ है, तो फिर वो मिसिंग नहीं है ना, फिर वो अपनी मर्जी से गायब है। तो ये कहा गया है कि अगर मुस्लिम एक मैरिड वुमेन है, उसका हस्बैंड गायब हो जाता है, 4 साल हो गए हैं और किसी को पता नहीं है, तो यहाँ पे वाइफ एंटाइटल्ड हो जाती है कि वो ऑब्टेन कर सकती है डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज, ठीक है। लेकिन इस ग्राउंड पे जो डिग्री मिलती है ना, उसको कब फाइनल किया जाता है, 6 महीने बाद, कि मान लो 6 महीने दिए जाते हैं, इनकेस अगर वो आ जाए, तो अगर वो आ जाता है इस 6 महीने के पीरियड में और वो रेडी होता है अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो डिग्री वापस ले ली जाती है, ठीक है। पहला कि मिसिंग हो 4 साल तक, और उसका दूसरा कि उसके वेयरअबाउट्स का किसी को पता ही नहीं हो, और फिर इसमें भी 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है, और 6 महीने में अगर वो आ जाता है और अगर वो रेडी होता है कंटिन्यूएशन के लिए एक मैरिटल ऑब्लिगेशन को, तो वो वापस ले ली जाती है डिग्री, ठीक है। फिर सेट असाइड होता है। हाँ, अब एक चीज़ है कि एक तो मिसिंग था तो सबल था कि है ही नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ होती है कि है और रह रहा है साथ में, लेकिन नेग्लेक्ट कर रहा है मेंटेनेंस से, 2 साल हो गए हैं, और 2 साल तक तो वाइफ को बोला जाता है कि देखो हो सकता है सुधर जाए, ऑल्दो 2 साल का पीरियड भी काफ़ी लंबा होता है, स्पेशली विद किड्स, तो ये एक बहुत हार्श है इसमें, इसीलिए कोर्ट थोड़ा फ्लेक्सिबल है। अगर कोर्ट में जाती हैं और लगता है कि 2 साल नहीं सर्वाइव कर पाएंगी, वो खुद से केपेबल नहीं है, तो कोर्ट ग्रांट कर देता है, ठीक है। तो दूसरा ग्राउंड क्या होगा कि फेलियर टू मेंटेनेंस, अगर जो हस्बैंड है वो शादी कर ली है और वहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहा है या किसी भी तरह फेल्ड है प्रोवाइड करने में मेंटेनेंस। अब क्वेश्चन आया था कोर्ट में कि मेंटेनेंस, क्या मेंटेनेंस, ठीक है, व्हाट इज मेंटेनेंस, बताइए। मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड ऑब्लिगेशन ना, हाँ, मैंने पूछा कि ये जो फेलियर टू मेंटेन है फॉर 2 years, ये वाला मेंटेनेंस कौन सा मेंटेनेंस है। हाँ, तो ये जो मेंटेनेंस है वो हाउस होल्ड टर्म वाला है, यानी कि अगर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, यस तथागत, ठीक है। और इसमें ना आजकल पता है मॉडर्न टर्म में जो आपको आंसर में लिख कर आना पड़ेगा कि जो फूड क्लोथिंग और शेल्टर है ना, इसमें आजकल कुछ चीज़ें नेसेसिटीज़ में भी आ गई हैं। इसके अलावा नेसेसिटी, जैसे एक केस आया था कि बच्चे को स्कूल दूर जाना होता था और उसको बाइसिकल चाहिए थी और पढ़ता था, घर में कोई वाईफाई या इंटरनेट का कुछ वो नहीं था, वाइफ बोल रही थी, और घर में क्या था कि फैंस थे जो सफिशिएंट नहीं थे, है ना। और वहाँ पे क्या क्लेम किया गया था, शी वॉज आस्किंग कि एटलीस्ट कूलर हो इवन इफ इट इज़ नॉट एसी। तो कोर्ट ने इतनी सारी बातें पढ़कर ना, अभी पढ़ती हूँ शुभांग, तो कोर्ट ने इतनी सारी बातें पढ़कर ये बोला कि देखो, मेयर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर इज नॉट सफिशिएंटली मेंटेनेंस, कुछ चीज़ें नेसेसिटी भी होती हैं। नेसेसिटी और लग्जरी को अलग रखा है एक तो कोर्ट ने, कि अगर वाइफ वहाँ पे लग्जरी डिमांड कर रही है तो इट कांट बी दैट ना, बट अगर नेसेसिटी, जैसे बाइसिकल वाला जो केस था, तो उस केस में कोर्ट ने कहा कि ये जो बाइसिकल चाहिए एक नेसेसिटी है, वो तो उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और हस्बैंड ऐसा नहीं है कि नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें नेसेसिटी में है। यस शुभांग, हाँ हाँ शुभांग, वही तो वही है। तो नेसेसिटी और लग्जरी में फ़र्क करके देखा जाएगा, और नेसेसिटी तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, लेकिन लग्जरी के लिए हस्बैंड बाउंड नहीं होता। और एक केस था कि हस्बैंड अफोर्ड कर सकता था लग्जरी और वाइफ डिमांड करती है, अब वहाँ पे शायद किसी बैग को लेकर केस था, किसी ब्रांड का बैग था, एंड वाइफ आस्क्ड फॉर द हस्बैंड कि मुझे पर्टिकुलर बैग चाहिए। अब वहाँ पे क्या हुआ, हस्बैंड डिनाइड, एक बार, 2 बार, तो 2-3 चीज़ें लगातार ऐसे ही हुई, तो वाइफ ने ना डिवोर्स के लिए डिक्री डाल दी। अब उसमें ग्राउंड पूछा गया, तो भाई उसने फेलियर ऑफ मेंटेनेंस डाला। अब फेलियर ऑफ मेंटेनेंस में पूछा क्या मेंटेनेंस, तो वहाँ पे वाइफ ने क्लेम किया कि ऐसा नहीं है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके पास है नहीं, तो वाई ही ऑलवेज डिनाइज
तो वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, ये चीज़ नेसेसिटी में देखी जाएगी, लग्जरी में नहीं देखी जाएगी, ठीक है। तो वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, इट इज़ पार्ट ऑफ नेसेसिटी। अब जैसे वो केस था कूलर वाला या बाइसिकल वाला, वहाँ पे देखा जाना था कि वो अफोर्ड कर सकता था बाइसिकल, बट उसने डिनाई किया, तो वहाँ पे वो ग्राउंड था, यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, लग्जरी के केस में नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेकंड ग्राउंड था। थर्ड ग्राउंड इज हस्बैंड सेंटेंसेड इम्प्रिजमेंट फॉर 7 years। अब कोई ऐसा ऑफेंस था हस्बैंड का जिससे उसे 7 साल की सजा हो गई है, 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की, तो अब वाइफ को ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता कि वो 7-8 साल घर में बैठी रहे हस्बैंड के इंतज़ार में। तो ये ग्राउंड होता है जुडिशियल डाइवोर्स का कि अगर हस्बैंड को इतने साल की सज़ा हो गई है तो वाइफ पे डाइवोर्स का ग्राउंड है कि वो उससे डाइवोर्स ले ले, ठीक है। क्योंकि 7 साल इज अ रियली लॉन्ग पीरियड, और लॉ कभी भी इनजस्टिस नहीं करता कि वाइफ को बोलेगा कि बैठकर 7 साल वेट करो, ठीक है, वो 7 साल बाद जेल से वापस आएगा। लेकिन ये भी नहीं है कि अब मान लो कि कोर्ट में केस चल रहा है, हस्बैंड के ऊपर मर्डर का चार्ज है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब वहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा है और ये कहा जा रहा है या ये देखने में आया है कि कम से कम 10 साल की सज़ा होगी हस्बैंड को, बट अभी केस फाइनल नहीं हुआ है। तो वाइफ क्या करती हैं कि साथ साथ ना हस्बैंड के ऊपर डाइवोर्स के लिए भी डिक्री डाल देती हैं, और ये ग्राउंड यूज़ करती हैं कि जब हस्बैंड को सेंटेंस इम्प्रिजमेंट हो जाए 7 साल या 7 साल से ऊपर की, तो कोर्ट कहता है सेंटेंस फाइनल थोड़ी हुआ है, सेंटेंस तो फाइनल होने दो, हो सकता है कि प्रूव ही ना हो, है ना, ऑफेंस प्रूव ही ना हो, वो गिल्टी ही प्रूव ना हो, वो निकल जाए इस चीज़ से। तो इसलिए कहा गया है कि सेंटेंस मस्ट बी फाइनल। ये जो 7 साल वाली इम्प्रिजमेंट है ये फाइनल हो चुकी हो या मिल चुकी हो, तब वहाँ पे डाइवोर्स दिया जा सकता है। बताइए तीनों ग्राउंड्स क्लियर है? चलिए अगले ग्राउंड पे आते हैं। ओके प्रीति, फोर्थ ग्राउंड पे आते हैं। फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस फॉर 3 years, ठीक है। वहाँ मेंटेनेंस था या मैरिटल ऑब्लिगेशन है, कोई फर्क बताएगा? वहाँ पे मेंटेनेंस था, मैरिटल ऑब्लिगेशन। देखो अगर एक चीज़ है कि मैं दोनों का एग्जांपल देती हूँ, पहले वाले केस में क्या था कि उनके पास सफिशिएंट फूड नहीं था, क्लोथिंग नहीं थी, शेल्टर नहीं था, नेसेसिटी नहीं थी, ठीक है। व्हाट इफ कि वाइफ के पास सब कुछ है, बल्कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, लग्जरी भी है, बट हस्बैंड इज नॉट परफॉर्मिंग मैरिटल ऑब्लिगेशन, लाइक कि उसके साथ नहीं रहते हैं, ठीक है, साथ भी रहते हैं तो देयर इज नो कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, और इफ देयर इज कंज्यूमेशन बट नेग्लेक्टिंग टू बी विद हर, और सो मेनी थिंग्स आर पार्ट ऑफ मैरिज, राइट, कि वो लोग वो मतलब लग्जरी है तो वो लग्जरी प्रोवाइड करने, और ये वाला जो ग्राउंड है ना, ये ज़्यादातर अपर क्लास में देखा जाता है। व्हेन हस्बैंड इज वेरी रिच, वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है बट वो खुद प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है, महीने में 6 महीने में आ रहे हैं, साथ भी रहते हैं, तो भी मैरिटल ऑब्लिगेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बारी तो ग्राउंड ये भी था कि कम्युनिकेशन पर डाइवोर्स का केस में क्या था ना कि वाइफ इसीलिए डिक्री करती हैं कि मेरे पास नेसेसिटी नहीं, लग्जरी भी है, बट देयर इज नो कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑल द मैरिज इज कॉन्ज्यूमेटेड, बट हमें 6 महीने हो जाते हैं, घर आता है और आकर सो जाता है, देयर इज इतना लैक ऑफ कम्युनिकेशन के 6 महीने 8 महीने बाद तो मुझे कुछ सुनने मिलता है, सुबह मेरे उठने से पहले चला जाता है बिकॉज ऑफ हिज वर्क, कोई ऑफ डे नहीं है, आई ट्राइड माई बेस्ट, कोर्ट ने भी ट्राई किया इवन दो कि ऐसा कुछ हो जाए, बट ही सेड दैट कि आई कांट मैनेज द टाइम, तो ठीक है वहाँ पे ग्रांट हो गया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैरिटल ऑब्लिगेशन एंड मेंटेनेंस, और मैरिटल ऑब्लिगेशन में ही आता है कंज्यूमेशन, ठीक है। तो इसके लिए टाइम है 3 साल का। अब इसका एक और एग्जाम्पल ये था, वीरन सायूर राउथर वर्सेस बीवा थोमा, मुझे नहीं लगता है इंडियन केस होगा ना, हाँ प्रोनाउंसिएशन बड़ा टफ है, लेकिन इस केस में पता है क्या हो रहा था कि शादी होती है और शादी के बाद जो वाइफ है वो अपने पेरेंट्स के घर में रहना शुरू कर देती है, तो हस्बैंड को फर्क ही नहीं पड़ता, 2 साल हो जाते हैं 3 साल हो जाते हैं, ना तो वो आता है ना कहता है कि चलो घर चलो, ना वो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का कोई सवाल उठता है, ना मैरिज के कॉन्ज्यूमेशन का सवाल उठता है, वो वहाँ रह रही हैं और वो इस बात से बिल्कुल
अनअफेक्टेड उनको वहाँ रहने दे रहा है, ना वो आ रहा है और ना ही वो ट्राई कर रहा है कि घर जाएं। तो यहाँ पे इस केस में ये भी कहा गया था कि उनका इतना अनअफेक्टेड होना या ट्राई ना करना कि उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया कि वो वहाँ अपने पेरेंट्स के घर में क्यों रह रही हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उनको घर ले जाने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इससे सीधा सीधा पता चलता है कि वो फेल हो रहे हैं अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन को पूरा करने में, और कोई रीजनेबल कॉज भी नहीं है बताते हैं। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है। तो मेंटेनेंस इज डिफरेंट और मैरिटल ऑब्लिगेशंस आर वे डिफरेंट। पांचवा ग्राउंड है इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी ऑफ हस्बैंड। अब इम्पोटेंसी में दो चीजें होती हैं कि इम्पोटेंसी बाद में हुई है तो वो भी ग्राउंड ही है, बट यहाँ ये किसके बारे में बात करता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज हो इम्पोटेंसी, और प्लस वो कंटिन्यू रहे आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो ये दो चीजों के बारे में ये इम्पोर्टेंसी में बात करता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज प्लस इसका कंटिन्यूएशन इम्पोर्टेंसी का। तो यहाँ पे वाइफ इज एंटाइटल्ड टू जुडिशियल डिवोर्स। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब ये कंटिन्यूएशन का पीरियड 1 ईयर है, अब इससे ज़्यादा वेट करने के लिए कोर्ट भी एडवाइज नहीं करता। तो इम्पोटेंसी भी एक ग्राउंड हो सकता है। इम्पोटेंसी के अलावा डिजीज में आ जाता है इंसेनिटी, लेप्रेसी और वेनरल डिजीज। लेप्रेसी वैसे हटा दिया गया है बट पर्सनल लॉ अभी भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि हटाने का रीज़न ये था जनरल लॉ से कि आजकल लेप्रेसी जो है क्योरेबल हो गई है, उसका इलाज है, बट यहाँ पे पर्सनल लॉ में अभी भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो अब अगर हस्बैंड इंसेन है, अब सबका पीरियड याद रखना है, इंसेनिटी का पीरियड 2 इयर्स, ये एमसीक्यू में पूछता है कि कैसे ग्राउंड है। इंसेनिटी का पीरियड क्या है 2 साल तक, ठीक है, और या फिर सफ़र कर रहा है लेप्रेसी से या फिर किसी ऐसी वेनरल डिजीज से, तो यहाँ पे इसमें इनकी टाइमिंग नहीं है लेकिन इंसेनिटी की टाइमिंग 2 साल है। तो ऐसे केस में वाइफ क्लेम कर सकते हैं जुडिशियल डिवोर्स। अभी हम एक्ट भी देखेंगे एक बार। और यहाँ इन डिजीज़ के लिए 2 साल का होना ज़रूरी नहीं है, रिसेंट भी हुआ है, अभी हुई है, और ऐसा होता है कि जब डिटेक्ट हो जाए ना कि उनको लेप्रेसी या कोई ऐसी वेनरल डिजीज़ है तो तभी तुरंत भी वाइफ क्लेम कर सकती है डाइवोर्स का, ज़रूरी नहीं है उसके लिए वेट करेगी। इंसेनिटी के लिए 2 साल का पीरियड है बस, ठीक है। अब यहाँ पे है क्रूअल्टी बाय द हस्बैंड। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको क्रूअल्टी कहा जाता है ना, देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो यहाँ तक क्लियर हो। अब क्या क्या चीज़ें इस्लामिक लॉ में, मुस्लिम लॉ में कहा गया है कि क्रूअल्टी है। सबसे पहले पहला जो ग्राउंड है हैबिचुअली असॉल्ट्स, ठीक है, एक असॉल्ट ग्राउंड है, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनकी लाइफ को मिजरेबल बना रहा है ना, बैड कंडक्ट है कोई ऐसा, और ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल इल ट्रीटमेंट ही हो, कोई मॉरल बैड कंडक्ट भी है। यहाँ तक कि इस ग्राउंड में ये भी माना जाता है कि व्हेन हस्बैंड ऑफनली गो इन द प्रोस्टिट्यूट, तो वो भी एक ग्राउंड होता है, क्योंकि वो भी एक इल ट्रीटमेंट माना जाता है और मेंटल क्रूल्टी मानी जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ ग्राउंड। दूसरा, एसोसिएट्स विद वुमेन ऑफ इल रेप्यूट। ये तो सीधा सा है कि ऐसी वुमेन्स जिनकी रेप्यूटेशन इल है उनके साथ एसोसिएट होता है, या कोई भी इनफेमस लाइफ जीता है, इसमें भी प्रोस्टिट्यूशन एक ग्राउंड आ जाता है, ठीक है। अटेम्प्ट टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, किसी भी तरह का ऐसा एक्ट जो इमोरल है वो उसका अटेम्प्ट करते हैं, उनको फोर्स करते हैं अपनी वाइफ को टू बी अ प्रोस्टिट्यूट और एनीथिंग। इवन अ सिंगल एक्ट, सिंगल टाइम एक्ट भी इसमें आता है, ठीक है। या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है उससे उन्हें प्रिवेंट कर देते हैं, वो अपने लीगल राइट ही एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं। स्त्री धन है ना हिंदू लॉ में, इसी तरीके से जो मुस्लिम लॉ में जो मुस्लिम वुमेन की पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे उनको ऐसे रिस्ट्रेन कर देता है कि वो अपना राइट ही एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं। या फिर उनके रिलीजियस प्रैक्टिस को होने से रोकते हैं, किसी भी तरीके से जो भी मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं,
अगर उनकी एक से ज़्यादा वाइफ हैं तो वो इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जिस टाइम पे 4 वाइफ्स वाला था तो वहाँ पर एक कंडीशन इक्वल ट्रीटमेंट भी थी, तो यहाँ पर इनइक्वल ट्रीटमेंट भी यहाँ पे एक ग्राउंड है। तो क्रूरल्टी में यहाँ पे ये मेंशन है, लेकिन कोर्ट चाहता है तो कुछ भी एडिशनल ग्राउंड लगा देता है उसमें। एक ग्राउंड वही फिर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कि अगर शादी जो हुई थी वो 15 से पहले हुई थी, फिर वो 18 तक आने के बाद आफ्टर 18 उसको विदाउट कंज्यूमेशन रेपुडिएट कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है। लास्ट 9th ग्राउंड है एनी अदर ग्राउंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ। तो यहाँ पे ये ग्राउंड क्या था कि वो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी जो हमने पढ़ा था कि अडल्ट होने के बाद वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकती हैं अगर उन्हें नहीं रहना है तो। और लास्ट कोई भी ऐसा ग्राउंड जो मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइज करता है। कल थोड़ा सा बेसिक से देखेंगे और इसमें सारा इला, ज़िहार, खुला ये सब आ जाता है। एनी अदर ग्राउंड में ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ रखी हैं। ऑलराइट, यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक तो कुछ नहीं पूछना ना आप लोगों को। कल कंटिन्यू करते हैं, कल एक्ट करते हैं। ठीक है। सेक्शन 2 और सेक्शन 4 इम्पॉर्टेंट है इसका। ऑलराइट, चलिए ठीक है, थैंक यू।